सर मैं आपको क्या बताऊं, कुछ साउथ अफ्रीका में या कई फॉरेन कंट्री में मैं एक लाउंज में बैठा था, क्या बताऊं पूरा ऑडियंस फ्लोर पे आ गया। तो अचानक हम में से कोई बोला चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। तो ये अमित जी का है। मतलब जितनी मतलब मैं शुक्रिया अदा करूँ लक्ष्मी जी का, प्यारे भाई का, बख्शी साहब का और अमित जी का, बिकॉज ही अलाउड मी टू सिंग, बिकॉज वो गा, और चीनी प्रकाश जी का लिरिक्स में ही था, अरे ओ जुम्मा मेरी जान मन। जावेद साहब बहुत तारीफ कर रहे थे। और वो गाना कौन सा था, मस्ती भरी रात है ना 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 रे ना रे, दलेर जी का वो मृत्युदाता में। अमित जी तो आराम से गा सकते थे, पता नहीं उनको क्या मेरे ऊपर दया आ गई। बोले सुदेश, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोल रहे थे कि अमित जी आपने अच्छा, बोले नहीं ये गाएगा। हर रिकॉर्डिंग में अमित जी मौजूद होते थे। जो अमित जी ने हमको सिखाया, जो मैं सीखा, दैट इज डेडिकेशन, डिसिप्लिन। लेकिन सपोज लता जी, आशा जी, मन्ना दा, मुकेश जी, रफ़ी साहब और किशोर दा, तो सारे सिंगर्स अलर्ट रहते थे कि ये बंदा फाइनल टेक में क्या कर देगा पता नहीं। मतलब बड़े बड़े सीखे हुए लोग, दैट वाज किशोर कुमार। इन लोगों ने सिर्फ गाया, हम लोग को कहते हैं ना खुशियाँ नहीं बांटी, इन्होंने आगे की 100 पीढ़ियों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करके। कभी ये मत बोलो यार हमारे टाइम में हमने ये किया, आप लोग क्या, नेवर डू दैट। अरुण पौडवाल जी कहते पहले अच्छे कानसेन बनो फिर तानसेन बनो। वाह क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय के एक नए एपिसोड में। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे फनकार से जिनकी आवाज ने अमिताभ बच्चन जी को गाते हुए सुनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर और वर्सेटाइल वॉइस आर्टिस्ट सुदेश भोसले जी का। जुम्मा चुम्मा से लेकर बड़े मियाँ छोटे मियाँ तक, ओ लाल दुपट्टे वाली से लेकर मेरी मखना मेरे सोनिए तक, 150 से ज्यादा फिल्मों में अपनी जादुई आवाज से हमें मंत्रमुग्ध करने वाले सुदेश जी, अशोक कुमार, संजीव कुमार जी, अनिल कपूर, हर किसी की आवाज को जीवंत कर देने वाले इस मास्टर आर्टिस्ट से आज हम जानेंगे उनके संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी। तो चलिए स्वागत करते हैं सुदेश भोसले जी का। सुदेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार। बहुत दिनों से चेज हो रहा है और आपके इतने व्यस्त शेड्यूल में आपने टाइम निकाला। आपका भी धन्यवाद जी। और सॉरी बहुत इंतज़ार करवाया आपको। सर, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है और वो मीठा फल आपके साथ तो और आज का फल थोड़ा नमकीन भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सुदेश जी, जैसा मेरा फॉर्मेट है, सूत्रधार में हम आपकी लाइफ के और आपके क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले तो हर आर्टिस्ट और हर कलाकार का बचपन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हमने सभी लोगों ने आपके बारे में पढ़ा भी है, देखा भी है और सुना भी है, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है मतलब वो एक बार और जानना चाहेगी कि बचपन आपका कैसे बीता। माता जी डेफिनेटली वो एक वोकलिस्ट थी एंड थोड़ा बचपन के बारे में बताएं कि कहाँ से सब शुरुआत हुई आपकी। बचपन से कहूँ तो माता पिता से शुरू करूँगा जी। मेरी माँ का नाम तो सुमन भोसले, वो क्लासिकल गायिका थी, ऑल इंडिया रेडियो पे वो गाती थी। और मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर, वो बहुत प्रसिद्ध क्लासिकल गायिका थी और अजमत हुसैन खान साहब की शिष्या थी, आगरा घराने की जी। और पिताजी एनआर भोसले, वो बहुत प्रसिद्ध पोस्टर आर्टिस्ट थे जी। बैनर्स वगैरह। जी। तो जैसे आप समझ सकते हो कि प्योर क्लासिकल, मतलब फिल्मी गानों का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। और हम गोवा से हैं। गोवा में एक गांव है शिरोडा, वहाँ हमारी कुल देवता जो कामाक्षी देवी,
जी क्योंकि गोवा के थे और गायिका भी थी तो सिर्फ जो मतलब बड़ा जो हुआ वो प्योर क्लासिकल नाट्य संगीत सुगम संगीत के माहौल में। अच्छा। और पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनको हिंदी गाने, अच्छा हिंदी फिल्मों के पोस्टर्स बनाते थे लेकिन हिंदी फिल्मों को सुनना, हिंदी फिल्मों के गाने रेडियो पर सुनना बिल्कुल अलाउड नहीं था। अच्छा। और हे ये कोई गाना होता क्या? टिपिकल वो सोच उनकी थी। जी जी। और पिताजी ने, मैं मतलब नॉर्मली जितने पॉडकास्ट हो इंटरव्यूज मैंने अपने बारे में बोला तो आप थैंक यू जी। बचपन तो नेचुरली मम्मी डैडी से शुरू होगा। जी। तो एनआर भोसले आर्ट्स पिताजी का स्टूडियो था, पहले नाना चौक मुंबई, फिर महालक्ष्मी वर्ली में था। तो ये बता दूं कि वी शांताराम जी की सारी फिल्में, झनक झनक पायलबाजी से लेकर से, फिर मुग़ल आज़म, राजश्री प्रोडक्शंस की सारी फिल्में, दोस्ती से लेके सारे, फिर बी नागी रेड्डी जी, जे ओम प्रकाश जी, मतलब जितने टॉप के बैनर्स थे जी तो वो पोस्टर्स पिताजी बनाते थे। और यहाँ तक कि पिताजी ने बताया था पृथ्वीराज कपूर जी का उनकी एक नाटक कंपनी थी और वो गांव-गांव जाके प्लेस करते थे, वहाँ उनके साथ पिताजी ट्रैवल करते थे एज एन आर्टिस्ट। अच्छा। बनाना। और यहाँ तक कि राज कपूर साहब हमारे पेंटिंग पोस्टर के स्टूडियोज़ में आते थे, उनकी कोई फिल्म होती थी तो देखने आते कैसे, क्योंकि वो एक ही माध्यम था ना पब्लिसिटी का, पीआर का। बिल्कुल। तो और एक ऐसा एक बिलीव था कि 12 बजे का जो पहला शो है मैटिनी या जो भी कहे, उससे पहले अगर वो पोस्टर नहीं लगा तो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। जी। मतलब लोग उस पोस्टर पे बहुत, वो पोस्टर किस तरह से क्या दिखाया गया है कि राजेंद्र कुमार जी हैं, माला सिन्हा जी हैं और साथ में प्राण साहब होंगे तो यार कुछ होगा। तो ये बहुत डिपेंड करता था, बस इतनी ताकत थी उन पोस्टर। जी। और पिताजी के साथ और एक बात बता दूं कि एम.एफ. हुसैन साहब जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, जी। लोगों को लगता है वो सिर्फ मॉडर्न आर्टिस्ट थे, मॉडर्न आर्ट करते, लेकिन उससे पहले वो पिताजी और वो एक साथ स्टूडियो में फिल्म पोस्टर्स बनाते थे। अरे वाह। मतलब यहाँ की कैनवास, अगर आपको छोटी पेंटिंग बनानी तो कैनवास रेडीमेड मिलता है शॉप्स में पेंटिंग की। जी। लेकिन ये बैनर की साइजेस क्या थी, 10 बाय 20 फीट। जी। और वो कभी कभी 40 बाय 60 होती। तो कैसे 10 के 2 और ऐसे 20 के 3। तो वो दिलीप कुमार साहब की एक आँख इस बैनर में, दूसरी आँख इसमें, और उनका जो लिप्स है या नाक है वो तीसरे, तो ऐसा होता। जी। फिर उसको क्या करते थे, अलग 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 करके, ट्रैफिक जब बंद हो जाता था तो सारे बैनर्स रास्ते पे लाते थे, उनको बिछाते थे स्टेज पे, रास्ते पे, फिर उसको टचअप करते थे। जब वो दूर लगता कि एक बैनर। जी। और वो बड़ी फ्रेम के ना, वो जो कैनवस है इतने बड़े तो मिलते नहीं, तो एक मांजर पाट करके एक क्लॉथ मिलता था, कपड़ा। जी। फ्रेम खुद ही बनाना, उसके ऊपर उसको कीले से ठोकना। तो वो मतलब जैसे पिताजी मेरे उस कपड़े को खींचते थे, हुसैन साहब उसको कैनवस बनाते थे उतना बड़ा। जी। फिर उसमें एक 2-3 चीज़ें मिलाकर उसके ऊपर एक फर्स्ट हैंड बोलते, उससे वो अस्तर बोलते थे हम लोग, जी। उससे वो कैनवास बनता था। जी। लेकिन हुसैन साहब का बोलते ना एक लक फैक्टर, एक्स्ट्रा नहीं, लक फैक्टर, एक बत्ती ज़्यादा उनकी जल गई, फिर उन्होंने मॉडर्न आर्ट की तरफ किया। जी। और वर्ल्ड फेमस है। और पिताजी को वो नेचुरलिस्टिक लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स, उसमें रस था, तो पोस्टर ही करते रहे। जी। और एक बात उन्होंने बताई, दिलीप साहब के घर आना जाता, उनका शायद भाई उनके फ्रेंड थे। तो ये उस वक्त ना जितने एक्टर्स थे ना वो आर्टिस्ट से मिलने आते थे। जी। और दिलीप साहब का पिताजी कहते थे कि कोई भी जाए, रास्ते का भी आदमी जाए, तो पहले मीटिंग काम वाम, बाद में ऑमलेट और पाव। अच्छा। वो एक रस्म की तरह थी वो। जी। तो ये कुछ चीज़ें। और फिर दादा कोंडके की सारी फिल्में,
और मुझे याद है 1964 में, अब जो मैं घर है हमारा गोरेगांव में, 1964 में जब दोस्ती रिलीज़ हुई थी, तब जोगेश्वरी गोरेगांव में प्लॉट्स बिक रहे थे। एक पारसी फैमिली थी, उनका ही पूरा गोरेगांव जोगेश्वरी। तो उस वक्त 61-62 में उन्होंने प्लॉट्स करके बेचना शुरू किया जी। तो पिताजी के भी कुछ फ्रेंड्स थे गोरेगांव में कि हम लोग टेनेंट थे किसी और के। जी। तो बोले अरे भोसले प्लॉट बिक रहे खरीद। बोले मेरे को क्या, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करता हूँ, पैसे खाता हूँ शाम को, मतलब खाना वाना खा के, शराब वगैरह बिल्कुल नहीं। मतलब इस प्रोफेशन में होते हुए तंबाकू, जुआ, सिगरेट और शराब कभी पिताजी ने, सात्विक एकदम। बिल्कुल। एक बार हम लोग गलती से ना, हम लोग बच्चे बच्चे ताश खेल रहे थे, तो हम लोगों को पिताजी ने आके बहुत ज़्यादा पीटा था, क्योंकि उन्होंने देखा था उनके कुछ फ्रेंड आर्टिस्ट जुए की वजह से बर्बाद हो गए थे। जी। तो उनको उन चीज़ों से नफरत थी। जी। तो एनीवे 64 में जब तक पिताजी ने मन बना लिया कि मैं भी एक छोटा सा प्लॉट खरीदूं, कमल बाबू के पास पहुंचे, कमल बरजाटिया। बोले कमल बाबू, अच्छा उनके केबिन में ना बहुत कम लोगों को एंट्री थी, जिसमें मेरे पिताजी थे, लहंगा, एक वाइट शर्ट और टोपी। तो बोले भोसले क्या है? बोले कमल बाबू गोरेगांव में एक प्लॉट खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, आज किसी को यकीन नहीं आएगा, उन्होंने अपना कपाट खोला, बोले खचाखच भरी थी 50,000 1964 में जब भोसले प्लॉट खरीदे, जहाँ आज हम लोग रह रहे वो प्लॉट है। तो मैं अभी सूरज जी को जब मिला कुछ साल पहले, तो मैंने कहा सर जी, ये आपके दादाजी का वो दिया। जी। तो ये चलता रहा और काफ़ी साल वो पेंटिंग, मतलब जितने भी बड़े बड़े बैनर से, मराठी, हिंदी, फिर जैत रे जैत जो स्मिता पटेल जी की फिल्म है, लता जी जिसमें प्रोड्यूसर थी आनंद घन के नाम से, सख्या सजना जैत रे, तो वो भी बैनर्स पर। तो उनका काफ़ी फिल्म्स में थे, लेकिन इस डिपार्टमेंट में। और मम्मी का गाना वाना चलो, जब बिल्डिंग का काम शुरू हुआ, अभी फिर मैं पिताजी की तरफ ज़्यादा फोकस कर, क्योंकि होता क्या था, वो ज़माना था ना, फिल्म सिल्वर जुबली भी हुई ना, तो बोले यार भोसले फिल्म चली नहीं ज़्यादा। हाँ, तो आप समझ सकते, मतलब तो सक्सेस के पैरामीटर क्या थे उस समय? हाँ नहीं, लेकिन पैसे जब देने की बारी आती सच थी, बात है। तो वो चवन नहीं मिलती। हाँ। तो पिताजी ने प्लॉट तो खरीद लिया, अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो पिताजी ने मुझे, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो बोला सुदेश, उससे पहले मैं एक डायलॉग, वो अमित जी का जो है, त्रिशूल में मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ, मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियाँ भी नहीं। जी। तो सुदेश, जब मैंने, हम लोग स्लैंग में ना, जो पहला फावड़ा मारा एक्सकेवेशन के लिए प्लॉट में, सुदेश मेरे लहंगे की जेब के में सिर्फ 2,000 रुपये थे, मेरी हिम्मत देख तो वो इंस्पिरेशन पिताजी। और एक बात बता दूं मम्मी की तरफ और मेरे तरफ आने कि उस वक्त होता था ना, मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे और मुझे कई सालों तक ना उनका गुस्सा था जी। कि हमारे, मैं सेंट थॉमस में था गोरेगांव में जी। रफ़ी साहब का ऑर्केस्ट्रा आया था। पिताजी ने बोला वो गाने गंदे होते हैं, मैं रोता बैठा घर पे भेजा नहीं। तो यार मेरा पिताजी है, बाप है कि क्या है, मुझे मोहम्मद रफ़ी को सुनने नहीं। फिर बाबला जी और कंचन जी का ऑर्केस्ट्रा, बोले नहीं भेजो। और ऐसी कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने की। और फिर उन्होंने ना एक ज़माने के बाद एक एम्बेसडर गाड़ी खरीदी। जी। मतलब आमदनी उतनी थी, एम्बेसडर गाड़ी खरीदी 22,000 में, पूना से किसी। और पेट्रोल के पैसे तो थे नहीं, लेकिन वो मम्मी डैडी, अच्छा मेरी मम्मी आर्टिस्ट भी थी, जो नाम वगैरह ना, क्रेडिट्स, आन मिलो सजना, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये सब मम्मी लिखती थी। वो नीचे जो पूरे के हाँ, पूरे टाइटल्स पूरा होते आन थे। मिलो सजना, या सोंगाड़िया, हाँ। सदिच्छा चित्र, जी। राम कदम, या जो भी, जी। तो मम्मी लिख। तो वो लोग जब महालक्ष्मी से निकल के गोरेगांव स्टेशन आते थे, तो सिर्फ स्टेशन से घर ले जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल होता। अच्छा। और फिर थोड़ा सा मैं इस जब प्रोफेशन में आया, तो मैं वो गाड़ी चलाने लगा। मतलब मैं
अपने आप को बोलता हूँ कि एम्बेसडर लेके स्ट्रगल करने वाला शायद पहला सिंगर। तो एक बार बहुत गुस्से वाले थे, तो बोले तू मेरी गाड़ियाँ उड़ा रहा है, तू खरीद सकता है क्या? बहुत गुस्सा आया। मैंने चाबी जो नीचे वापस घर पे वापस उस गाड़ी में बैठा नहीं, लेकिन 6 महीने में मैंने मारुति 800 खरीदी। तो अब जाके ना मुझे रियलाइज़ हो गया, अरे जिस आदमी को मैं गलत समझ रहा था, बुरा समझ रहा, उसकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। अगर वो मुझे सब कुछ देते तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता, कहीं बाहर में बैठा होता। बिल्कुल। तो ये तो एनीवे मैं 14 साल की उम्र में 1974 में पिताजी को मिलने गया, क्योंकि जब रिलीज़ डेट आती तो घर पे नहीं आते थे मम्मी डैडी, क्योंकि एक वक्त पे 35 थिएटर्स, 40 थिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर राम छाबरा, लक्ष्मण छाबरा जी, प्लस बिंदु जी के जो हस्बैंड हैं चंपकलाल जी, वो जो बैनर उनके मालिक थे, तो उनसे भी दोस्ती थी पिताजी। तो मैं स्टूडियो में गया एक दिन और पिताजी से मिलने महालक्ष्मी में, और देखा कि वहाँ पे सारे पिताजी और उनके 15-20 असिस्टेंट्स, और देखा कि एक ही पोस्टर बन रहा है, 10-12 पोस्टर बन। कौन क्या था उसमें? हेमा जी और उनके कंधे पे राजेश खन्ना ने सर रखा। फिल्म थी प्रेम नगर जी 74 जी। तो मैंने ऐसे डर डर के पूछा मैं करूं क्या? बोले कर ले, अगर बिगड़ भी गया तो हम लोग हैं, क्योंकि ऑयल पेंट है ना, अगर मैंने कुछ बिगाड़ भी दिया तो वो ठीक। तो उन्होंने BST के पीछे जो पोस्टर लगते ना छोटे, उस साइज़ का एक प्लाईवुड दिया और बोले ये फ़ोटो है, स्केच बना। और पता नहीं मैंने क्या बनाया, मुझे जब वो बन गया 15-20 मिनट में, तो पिताजी, मेरी मम्मी और जितने आटे, अरे बाप रे, मतलब इतना हुबहू। अच्छा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने जो सामने देखा मैंने बनाया। तो पिताजी थोड़े वो भी थे, अरे बेटा कल से स्कूल मत जा, तू हमारी मदद कर। हाँ। मैं 1.5 महीना स्कूल नहीं गया, मेरे कपड़े वपड़े मम्मी लेके आई घर से। अच्छा। और उस उम्र में बहुत से पोस्टर्स मुंबई के हाईवेज़ में, थिएटर्स में मेरे हाथ के लगे, 14 साल की उम्र। फिर मैंने ये मैं और भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्णनगर, काफ़ी 74 से 82 तक सिर्फ एग्ज़ाम्स देने के लिए मैं स्कूल या कॉलेज जाता था। 24/7 मेरा पे। और जैसा मैंने बताया कि हिंदी गाने सुनना अलाउड नहीं था, तो जैसे पिताजी बाहर जाते थे तो मैं बिना का गीतमाला, सिबा का या रेडियो सिलोन, और उसी वक्त 50, 60, 100 गाने बाहर हो गए थे रफ़ी साहब के, क्योंकि रफ़ी साहब उस वक्त टॉप, रफ़ी साहब, मुकेश जी या किशोर दा, लता जी, आशा जी, मतलब। और मुझे ना, क्योंकि मेरा पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था, मम्मी ने कभी बैठ के मुझे, उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये इसको कुछ गाना वाना सिखाएं। और वो सब करते हुए ना मैंने भी सोच लिया मेरा पेंटिंग इतना अच्छा है, मैं पेंटर बनूंगा। और मम्मी डैडी ने सोचा यही पोस्टर का बिजनेस बेटा आगे जा। लेकिन वो जब मैं रेडियो चुप चुप के सुनता था ना, 2 आवाज़ें मुझे बड़ी, क्या होता है ना, अट्रैक्ट करती, कुछ अलग है जी। 2 आवाज़ें कौन? सहगल साहब और सचिन दा। है कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तो, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। मतलब मालूम कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने आप निकल जी। फिर सचिन दा, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। वाह। तो ये मैं अपने लिए करता था, और फिर ये चलता रहा चुप चुप के जी। और हायर सेकेंडरी में अब मैं अपनी तरफ बढ़ रहा हूँ जी जी जी। मैं 11th हायर सेकेंडरी में गया, ये फिर मेरा टर्निंग पॉइंट है जी। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी मैंने जी, और अमित जी, विनोद खन्ना जी, राखी जी, रेखा जी और अमजद भाई, मुकद्दर का सिकंदर जी।
इतनी अच्छी लगी थी फिल्म। और मैं स्कूल गया 11 बजे, हे जोराजान दरवाज़ा खोल दे, अचानक बोल पड़ा मैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत ही शर्मीला, एकदम डरा हुआ, मतलब इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, मतलब घर में कोई मेहमान भी तो आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो पता नहीं, वो होता है ना, मैंने सोचा कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बनूंगा या कॉमेडियन बनूंगा, सिंगर बनूंगा, कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी लाइफ की। और हे जोराजान दरवाज़ा खोल दे, तो कुछ दोस्तों ने बोला यार ये अमिताभ बच्चन जैसे, मतलब छोड़ो यार कहाँ कॉमेडियन। और वो है पुराना किस्सा कि मेरा एक दोस्त है, वो दूसरे दिन घर पे आया और वो देव साहब का फ़ैन था। अच्छा। ये बड़ा फ़नी किस्सा है। जी जी। मेरे क्लास में बोले सुदेश तूने कल जो बोला वो बच्चन साहब जैसा था। मतलब कहाँ यार, और मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी के सामने गा सकूं या डायलॉग। पेंटर था मैं अंदर से। तो वो जो लड़का था मेरा दोस्त मिलिंद, वो देव साहब का फ़ैन था। तो मेरे घर पे वो टेप रिकॉर्डर ले आया था, जो मोनो होता था ना चपटा वाला। जी। तो वो इतना बड़ा देव साहब का फ़ैन था कि बोले अगर टीचर बोले मिलिंद स्टैंड अप, यस टीचर, और बोले माँ बोलती थी कैसे गंदे कपड़े पहना, ज़रा ठीक ठाक, तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ, तो ऐसा। तो बोले चल मैं तुझे कुछ बता दूँ। और अमित जी क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया, ये शूटिंग वूटिंग चल रही है जी। आजकल आपके बारे में बहुत कुछ सुना। अरे भैया आप लोग ये ध्यान मत दीजिए, कुछ भी छाप देते। और जब हमने रिकॉर्ड वो रिवाइंड करके सुना तो बोले यार ये तो अमिताभ बच्चन जैसा। फिर मैंने उनकी फिल्में जो VHS कैसेट्स, वो लाला के, दीवार, जंजीर, उनको लिखा, बाय हार्ट किया। फिर बाथरूम के कोने में जाके रिवर्ब के लिए रियाज़ करता था। और फिर थोड़ा वो कहते ना स्टेज पे लोग बुलाने लगे किसी के घर पे, धीरे धीरे अमित जी, फिर एक एक दो दो वॉइस बढ़ने लगे और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं स्टेज की तरफ खींचा चला। और उस वक्त ऐसा हुआ था ना, काफ़ी मिमिक्री आर्टिस्ट थे जी। लेकिन जो किसकी करते, दिलीप साहब, देवानंद साहब, राजकुमार जी, राज कपूर जी, मतलब उस तरह। तो मैं जब करने लगा तो मैंने कुछ नए अपने आप, मतलब मेरा कोई क्रेडिट नहीं, अमिताभ बच्चन, असरानी जी, अनुपम खेर, दत्त साहब, विनोद खन्ना जी, फिर कुछ और ऐसे जो लोगों ने, तो इसकी वजह से लोग मुझे घर पे बर्थडे में बुलाने लगे। और कुछ एक ही आदमी एक्टर्स और सिंगर्स की मिमिक्री। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कुछ कि 79-80 से मैं स्टेज पे मुझे शोज़ करने लगा जी। घर में किसी को नहीं पता। अच्छा। ये करने लगा मैं। और 82 से मैं प्रोफेशनली स्टेज पे ज्वाइन। और वही वक्त था 80s का कि जब ये हैंड पेंटेड पोस्टर्स का बिजनेस धीरे धीरे कम हुआ क्योंकि ये डिजिटल मामला शुरू हुआ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ब्रश दूर हो गया और माइक्रोफोन नज़दीक आ गया। क्योंकि पोस्टर्स, इवन पेंटिंग एक अलग आर्ट था सर, मतलब उस ज़माने में, बिकॉज आज तो शायद उतना लोगों को नहीं पता, लेकिन 80s में और 70s में वो जो शोले में वो गब्बर सिंह के वो गले में वो जो लकड़ी है, वो मतलब पूरी कहानी, एक बहुत नोन डायरेक्टर हैं साउथ के, वो एक्चुअली में थिएटर के बाहर ना पेंसिल बेचा करते थे। अच्छा। और वो जो पोस्टर बना करते थे, वो पोस्टर को देखकर वो अपने मन में कहानी सोचते थे। अरे बाप रे। और जब अंदर से ऑडियंस निकलती थी तो उनसे पूछते थे और वो मैच करते थे कि जो मैं कहानी सोच रहा हूँ वो कहानी पर्दे पे सेम है या नहीं है। ओह माय गॉड। एंड वेरी बिग डायरेक्टर। और वो उन्होंने एक किस्सा सुनाया है कि पोस्टर कहानी कह देती थी। वही जो मैंने कहा जी जी। वो 12 बजे से पहले अगर भले आधा अधूरा लगा दो जी लेकिन वो पोस्टर होना चाहिए, वरना लोग बोलते थे फिल्म फ्लॉप है। जी। और फ्लॉप करते थे लोग। जी जी जी। और पंचम दा, मैंने ऐसे सुना है कि पंचम दा आपको बोलते थे कि मेरे बाप की आवाज़ निकालता है। हाँ वो किस्से हैं, मुझे आशा जी ने कहीं सुना। जी 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 जी। सचिन दा की आवाज़ में गाते हैं। और मैं उसके बाद उनको जब स्टूडियो में मिला जी तो बोले सचिन दा की आवाज़ में गा, तो मैंने विदाउट एनी म्यूज़िक गा लिया। वो गाना था अमर प्रेम का, धुल में बिछाई के कहार, ये वाला। जी जी। और आशा जी ने किया कि पंचमदा बाथरूम में नहा रहे थे तो ये मेरी वॉइस
जो विदाउट म्यूज़िक थी, बाहर वो टेप रिकॉर्डर ऑन किया, तो वो ऐसे टॉवेल लपेट के जी बोले मेरे पिताजी को गुजरे तो बहुत साल लगे, कई साल हुए। जी उनको ये लगा कि मेरे पापा बाथरूम के बाहर खड़े होके, अरे मैं घबरा के बाबा के, बोले आपके बाबा नहीं, एक नया लड़का है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे बाप की आवाज़ में गाते हो, ये उनका तो बोले, और मुझे पता नहीं, मैं तो जो सुना वो रिप्रोड्यूस करता था। बोले उनके दांत निकाले थे ना, तब वो गाते थे, तब उनके दांतों से एक सीटी निकलती थी। बोले सुदेश तूने वो एग्जैक्ट पकड़ लिया, मुझे पता ही नहीं, पर वो कुदरती हो गया। तो तब से वो मुझे, अच्छा वो स्टेज पे मुझे अनाउंस करते थे, अभी एक लड़का आ रहा है जो मेरे बाप की आवाज़ में गाता है। हाँ और या मेरा कैसे सुन मेरे बंधु रे, वो सुना तो विंग कहीं भी हो दौड़ के आके मुझे लिपट के ऐसे ना इमोशनल हो जाते थे। जी तो कहता हूँ बहुत लकी हूँ कि ये दिग्गजों का आशीर्वाद और प्यार मिला मुझे। जी। और ये जो पूरे का पूरी जो कहानी, जैसे आपने अपने बचपन के बारे में बताई ना, तो आप इंटरकनेक्ट अगर करेंगे ना, तो एक बच्चा जो पोस्टर पेंट करता है और खुद इतने पुराने वेटरन्स, मतलब उनकी आवाज़ें निकालना, और मेरे ख्याल से किशोर दा भी शायद शुरू में वो हेमंत जी की ही कॉपी किया करते थे, सहगल साहब को, सहगल साहब की कॉपी किया करते थे। और एक बात है कि जैसे कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, जी तो क्योंकि वो दादा मुनि ऑलरेडी सुपरस्टार थे, जी तो पंचम दा ने फर्स्ट जो उनका एक्सपीरियंस है विद किशोर दा, बोले मैं देखा कि एक छोटा सा लड़का कंपाउंड के ऊपर बैठे पूरे कलाबाजियाँ कर रहा है, जो भी आर्टिस्ट आता है, सिंगर आता है, उनकी नकल कर रहा है। जी जी वो किशोर दा थे। जी तो वो इनबॉर्न टैलेंट, उसमें एक कॉमेडियन और एक एक्टर। बिल्कुल। तो आप देखेंगे किशोर दा जब गाते हैं ना, तो एक्टर को कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके एक एक वर्ड में इतने एक्सप्रेशंस होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो खुद एक्टर भी थे। और मैंने वापस एक बोलता हूँ कि एक सिंगर और एक प्लेबैक सिंगर में फ़र्क क्यों है, क्योंकि जो प्लेबैक सिंगर जिनके नाम हुए ना, जो 5-6 जो टॉप, वो देखिए उन्होंने अपने गानों में मतलब सुर, वॉइस, उसके अलावा उन्होंने एक्टिंग, एक्सप्रेशन, फीलिंग दी। मतलब प्रदीप कुमार जी के लिए गा रहे रफ़ी साहब जी या धर्म जी के लिए गा रहे, या शम्मी जी के लिए गा रहे, तो उन्होंने तारीफ करो क्या, ये दिलीप साहब के, तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुझे, ये ना, तो एक्टर को बहुत सुविधा होती थी। जी जैसे आप लता जी को सुनेंगे या आशा जी को, तो मालूम पड़ेगा ये मधुबाला जी के लिए गा रहे, जी या लता जी मीना कुमारी है, या लता जी या ये किशोर दा जब गाते थे भी ना, या रफ़ी साहब, तो आपको पता भी चलता था कि कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर का गाना। जी और दूसरा मैं बोलता हूँ ना, जो नॉर्मली हम लोग लाइमलाइट ले लेते हैं कि अरे क्या गाया, पर मैं बोलता हूँ इसके गीतकार और संगीतकार का मुझे लगता है 80% कंट्रीब्यूशन। क्यों? कटी पतंग में देखिए सारे गाने किशोर दा ने गाए, जी, लेकिन एक गाना, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, मुकेश जी से गवाया, और वो गाना सबसे अलग और सुपरहिट है। जी जी तो वो सोच किसकी है? जी, म्यूज़िक डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर। तो कई बार तो मैंने, और मैं बहुत कहते हैं ना, अच्छा आज भी अगर आप मेरे सामने बाजा रखेंगे तो मुझे नहीं मालूम, मैं जो भी है ना वो मेरे कान में जो पड़ता है वो उसको, जैसे फ़ोटो देख के स्केच बनाता था, उसी तरह जो सुनता हूँ ना और मैं गाता हूँ। जैसे आपको भी कोई गाना पसंद है, किशोर दा, रफ़ी साहब, किसी का भी, जी तो आप भी गाते होंगे। जी। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैं अगर सचिन दा का गाना सुन रहा हूँ तो वैसी आवाज़ अपने आप निकलनी थी, मैंने सोच के कुछ नहीं किया। जैसे हेमंत दा है, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, हाँ? तो इस तरह के, या अब मैंने एक नई वॉइस डिस्कवर की है भूपेंद्र जी की, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तो ये क्या बात है।
अपने आप होता है। तो अभी हम लोगों ने ऐसे फैमिली या दोस्तों ने गिना तो ज़्यादा नहीं, 21 सिंगर्स। प्लेबैक सिंगर्स एंड 28 एक्टर्स को मैं इमिटेट कर सकता हूँ। तो ये एक्चुअली मैं कहता हूँ मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं, जो हुआ तो। अच्छा, कुछ वॉइसेस है ना, जैसे संजीव कुमार को मैंने जॉनी विस्की साहब को देखा था, वो एक आइटम करते थे 70s में, वो तबस्सुम जी अलग अलग एक्टर्स का इंटरव्यू कर रही है, तो हरी भाई आपने शादी की है, तो संजीव कुमार बोलते मतलब जॉनी विस्की, तबस्सुम जी या तबस्सुम तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ मेरी तो हो चुकी। अब मैं किससे शादी करूँगा? तो बोले यार ये कैसे पॉसिबल है? और उस वॉइस को इमिटेट करने के चक्कर में 1 महीना 1.5 महीना और वॉइस बैठ गई थी, और फिर अचानक एक दिन आ गई। और कुछ वॉइसेस ऐसे हैं जो जैसे मैं टीवी पे देख रहा हूँ, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर साहब है, तो अमित जी अनुपम खेर को एक चांटा लगाते हैं, तो वो बोलते तो मेरा बेटा डेविड आ, और उनके ख़त्म होने से पहले मेरे तो मेरा बेटा अरे आ गए। तो समझ रहे, जो हम लोग बोलते हैं ना मैंने ये किया, कुछ नहीं है, डिवाइन है सर वो तो। डिवाइन है, डिवाइन। अभी जैसे मुझे बोलते हैं आप लोग, आप शाहरुख खान या टाइगर श्रॉफ, बोले नहीं होता मुझसे। क्यों? मैं ये भी बोल सकता हूँ अरे नहीं मैं सिर्फ बड़े इन पे, या मुझे वो अच्छे नहीं, गलत बात है। जी जी, मतलब ये झूठ है, मुझे नहीं आता। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि अभी जो यंगस्टर्स हैं, जैसे सुमेश शिंदे हैं, वो विजय सच्चन, तो या संकेत भोसले, वो कुछ ऐसी आवाज़ें, मतलब ऐसा लगता है कि वो कलाकार सामने बैठे जी। तो ये जो नया जनरेशन है ना जी, वो मुझे देख के लोग बोलते थे यार कमाल, कैसे पॉसिबल। अब मैं इनको देख के सोचता हूँ यार ये कैसे कर ले। जी जी। तो ये दोनों चीज़ें आने लगी, और फिर मैं कहते हैं ना, अच्छा अमित जी के ऑलरेडी 2 गाने रंग बरसे और कौन सा मेरे अंगने में हिट थे, तो मुझे उनकी सिंगिंग वॉइस का भी पता था जी। तो वो मेरे लिए आसान होता। और धीरे धीरे मतलब बोलने लगे, फिर लोग बुलाने लगे, फिर प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्राज में जाने लगा, और वही हुआ आगे। पता नहीं क्या हुआ कि आज तक टिका हुआ हूँ। जी, और पहले आपने जैसे बताया ना कि पहले ग्रुप्स में गाने होते थे कि अगर शंकर जयकिशन हैं तो उनके साथ ये राइटर होंगे, और आप देखें कि वो घोड़े की जो ताल होती थी, शायद वो ओपी नैयर साहब टक 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 टक। सो पंजाब उन्होंने लाया बॉलीवुड में पूरा। और अब सलीम साहब ने एक बार बताया कि मतलब म्यूजिक डायरेक्टर इतने आर.डी. बर्मन इतने स्पेसिफिक थे कि शोले में उनको जो क्लाइमेक्स में जो तबला है उसके लिए बनारस में गुदई महाराज चाहिए थे उनको। अच्छा। और वो गुदई महाराज के लिए 2 महीना वेट किया वो क्लाइमेक्स के साउंड देने के लिए। तो मतलब उस समय, और ये इतना आप आसानी से बोल रहे हैं सुदेश जी, बट ये इनहेरेंटली आपको सरस्वती माँ ने बहुत वरदान दिया है कि अनायास आपसे आवाज़ें निकल जाती हैं। और अमित जी जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय अमित जी वाज अ ह्यूज स्टार। मतलब आज भी हैं, मतलब महानायक तो बोला ही जाता है, लेकिन वो उस समय उनका आज भी हिंदुस्तान में, या तो मैं कहूँ वर्ल्ड में सबसे बिजिएस्ट जी अगर कोई कलाकार है तो अमित जी। अमित जी। और बिजिएस्ट के साथ साथ मोस्ट डिसिप्लिन्ड। तो सर पहली चीज, क्योंकि उसके बारे में तो मैं तो रात भर बिता दूंगा, लेकिन अमित जी के साथ पहला इंटरेक्शन आपका कब था? और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे जाननी है। जी। नहीं, वो ऐसे हुआ कि मैं तो कहते ना कोई प्लान नहीं था। जब मैं स्टेज पे गाने लगा तो आई स्टार्टेड एंजॉइंग, हाँ मतलब ये है, यही कर रहा हूँ। और जब पेंटिंग कर रहा था तो 100% पेंटिंग करता था जी। जब मुझे पता चला क्या, जब लोगों ने बुलाना शुरू किया जी मुझे, अच्छा उस समय क्या होता था कि 5 सिंगर्स की वॉइसेस फिक्स थी हर ऑर्केस्ट्रा में। 70s 80s 60s 70s 80s गोल्डन पीरियड था फॉर ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि फिल्में, दूरदर्शन, कुछ मराठी, हिंदी,
और गुजराती प्लेस के अलावा मास एंटरटेनमेंट वाज ओनली ऑर्केस्ट्रा, जो आम लोग जाते। तो मैं जहाँ भी जाता था ना, तो बोले नहीं यार किशोर दा तो है हमारे पास, रफ़ी साहब भी, मुकेश जी भी, लता जी भी, आशा जी, आप क्या गाओ? तो मैं हेमंत कुमार बन गया। और जिस दिन किशोर कुमार एब्सेंट रहते थे तो मैं किशोर कुमार बनता था जी। तो वो जो है ना चीज़, अमित जी की जो आप बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो मैं ऑर्केस्ट्राज में करता रहा और जब, और वो वक्त था कि हम लोग महीने में 25 शो, 30 शोज़, 35 शोज़ करते, और 31st नाइट को 5 शोज़ करते थे मेलोडी मेकर्स के साथ। अच्छा। सुबह शिवाजी मंदिर, शाम को दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम, रात को 1:30 बजे भाईदास 31st नाइट, फिर ट्रैवल करके पूना, सुबह 11 बजे का वहाँ बाल गंधर्व में, और फिर रात का 9 बजे का शो शिवाजी मंदिर। मैंने खुद 7-8 साल किए, 5 शो लगातार। और आप सोच सकते कि तीसरे चौथे शो के बाद हमारी क्या, लेकिन ऑर्केस्ट्रा की ऑडियंस विदाउट एनी प्लेबैक सिंगर, विदाउट एनी स्टार, सारे शोज हाउसफुल जाते हैं। तो ये मैं बीच बीच में लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, बप्पी दा, कल्याण जी बयान, इनको मिलता था। और लक्ष्मी जी ने मुझे सुना था कहीं जी, अमित जी की डायलॉग करते जी। और वो मुझे, मैं जाता था। अच्छा, उस वक्त एक अच्छी चीज़ क्या होती थी कि नॉर्मली जितने भी सिंगर्स, एक्टर्स बहुत स्ट्रगल किया, मैंने भी स्ट्रगल किया, लेकिन उस मुकाबले में मेरा स्ट्रगल थोड़ा आसान था। क्यों? 82 से ही मैं जीतू जी, श्रीदेवी जी, किशोर दा, आशा जी, लता जी के साथ शोज़ करता रहा, असरानी जी, शक्ति को। तो सपोज़ मैं लक्ष्मी जी के बंगले पे गया और उनके वॉचमैन को बोला कि लक्ष्मी जी को बोला सुदेश भोसले मैं सिंगर हूँ, तो वॉचमैन दौड़ के आता था, अरे साहब ने अंदर बुलाया। बोला ऐसा स्वागत? बोले कर, जीतू जी तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे वाह। क्योंकि मैं उनके साथ 1.5 महीना यूएसए, फिर बप्पी दा के यहाँ गया, बोले बुला क्यों? बोले कल असरानी जी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो वो मेरा बिफोर बिकमिंग अ प्लेबैक सिंगर इनके साथ। तो लक्ष्मी जी बोले तो एक काम करना, लक्ष्मी जी ऐसी बात, जी। तू आते रहना, देख हम लोग गाने पर से तेरा अगले साल मैं कुछ ना कुछ करूँगा। ये हुआ और अचानक एक दिन बुलावा आया, कोई रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं, महबूब स्टूडियोज़ में। बोले लक्ष्मी जी ने उधर बुलाया, लक्ष्मी जी प्यारे जी ने जी। महबूब। तो मैं तो गया, देखा तो 80 म्यूजिशियंस, प्यारे भाई उनको पूरा म्यूज़िक लिखवा रहे हैं, और मैं सिंगर्स कैबिन में आया महबूब स्टूडियो में। जी। तो लक्ष्मी जी हैं और शशि कपूर साहब बैठे हैं, थोड़ी उम्र हुई जी। और गाना लिखा और एक काम करेंगे, तूने अच्छा गाया तो तेरा रखेंगे, नहीं तो जो ओरिजिनल सिंगर उससे। मतलब सर आपने बुलाया इतनी। तो गाना था या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो अच्छा मैं ब्लैंक हूँ एकदम, गाना मालूम। मतलब सर लक्ष्मी जी किसके लिए गा रहा हूँ मैं, मतलब ये क्या गाना है, आउट ऑफ, भैया आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे, अरे तेरी बाप रे। पहला ही गाना। और फिल्म का नाम है अजूबा, और सामने जो बैठे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इनका नाम है शशि कपूर। मतलब सर जानता हूँ। तो चल रहा था रिहर्सल हमारे, अचानक लक्ष्मीकांत जी बोले, मतलब इसका उगम मतलब ना कहाँ से हो, कि शशि जी ये जो लड़का है अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बनाता है। तो बोले सुनाइए। तो मैंने वही पेपर उठाया, लिरिक्स, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। शशि बोलते लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। तो पहला गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ, दूसरे गाने की बुकिंग हुई, और फिर वो गाना हुआ। शाम को मैंने डरते डरते पूछा लक्ष्मी, अरे तूने अच्छा गाया, तेरा ही रहेगा। और तीसरे दिन एक गाना मुन्ना भाई और मैं, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना, इस तरह जी। तो ये गाना जब हुआ तो बोले मैं तुम परसों आ जाना फिल्म सिटी, शशि को तुम्हारे पहले गाने की शूटिंग हो रही है, मिलाता हूँ। और तब तक ये गाना अमित जी ने सुना था।
और इस गाने की रिकॉर्डिंग में मुझे बताना चाहूँगी, ऋषि कपूर जी और रणधीर कपूर जी भी आए थे। अच्छा। और फोटो वोटो होने के बाद रणधीर कपूर ने ऋषि जी से बोला, कम ऑन यार लेट्स गो। व्हाट लेट्स गो, अमित जी को आने दे। व्हाट अमित जी, ये संग सॉन्ग। ये उनको लगा कि अमित जी गा रहे हैं। हाँ। और शशि जी मुझे ले गए फिल्म सिटी, मतलब उनकी शूटिंग, और मेरा हाथ पकड़े, अमित जी सुदेश भोसले जो आपका सवाल था थोड़ा लंबा लिया मैंने। बोले सर, गॉडजिला। मतलब साक्षात उतर के आ जाए ना ऊपर से भगवान। सर नमस्ते। बोले अरे भैया, हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। ये उनका पहली लाइन थी। पहला। और जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तब लक्ष्मी जी को आइडिया आया। फिर मैंने 3 गाने गाए उनकी आवाज़ में जी जो, जी। और फिर प्लेबैक सिंगर बन गया। पंचम दाने मुझसे गवाया, फर्स्ट ब्रेक मुझे पंचम दाने दिया ज़लज़ला में। जी। फिर मराठी में अनिल मोहिले 86 और अनिल मोहिले जी ने मुझे मराठी गुपचुप गुपचुप फिल्म में अनुराधा जी के साथ। जी। और वो शायद मेरा टोन, अमित जी का सिंगिंग टोन सुन के शायद लक्ष्मी जी के जहन में कुछ एक आइडिया। और मेरे सुरेश शाम को क्या कर रहा है, आ जाओ। और उन्होंने बोला अरे वो जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे, अरे वो जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, हाँ यही चाहिए मुझे। तो इस तरह वो गाना बना और बोलते ना रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड सर जुम्मा चुम्मा तो एंथम है सर। मतलब अमित जी के करियर में शायद उनका जो सेकंड सीजन जो था वो जुम्मा चुम्मा से एकदम ब्लास्ट किया, क्योंकि वी वर यंग एंड वी वर थिंकिंग, एंड अमित जी उससे पहले इंद्रजीत और ये सब फिल्में चल रही थी उनकी। लेकिन जब, क्योंकि चिन्नी प्रकाश जो कोरियोग्राफर हैं वो भी लास्ट मेरे एक इंटरव्यू में आए थे, तो उन्होंने जुम्मा चुम्मा की दूसरी साइड के बारे में बताया कि जो कोरियोग्राफी थी उसके अंदर अमित जी ने हमेशा उनका वही भगवान, वो पुराने उनके वैसे से वो होते उनका थे स्टाइल, हाँ स्टाइल, लेकिन इसमें उनका स्टाइल जो था वो थोड़ा एक मिड में था। तो अमित जी वॉज वेरी स्पेक्टिकल कि मैं कैसे करूँगा ये तो मेरे उसका नहीं है। करेक्ट। और वो जो गाना था वो, क्योंकि वो स्टोरी मैंने सुनी है, तो सर ये जो गाने की पूरी जो रिकॉर्डिंग थी जी, उस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में क्या अमित जी वॉज देयर उस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में? बिकॉज वो बहुत इस गाने के बारे में बहुत बवाल हुआ, अंदर 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 बहुत चीज़ें चली जो बहुत ज़्यादा चली। तो सर वो उस साइड वाली स्टोरी ज़रा बताइए। ये हुआ कि एक तो मैं स्टेज पे तो मैं एकदम कहते हैं ना कंफर्टेबल था कि मस्ती वस्ती करता था कि, और वो टिपिकल मैं सिंगर था, अगर अब खुद मिस्टेक करूं तो कीबोर्ड वाले को गुस्से से देखूं उन्हें गलत सुर दिया, या अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो साउंड वाले की तरफ गुस्से से देखूं जी। हाँ, वो भी मैं उसी तरह का सिंगर था। लेकिन मैंने अच्छा, और 80 म्यूजिशियंस के उस वक्त डबिंग नहीं थी जी, लाइव। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं फर्स्ट फ्लोर पे रिकॉर्डिंग चल रही थी और नीचे महबूब में उस वक्त ना शूटिंग के फ्लोर्स भी थे जी 80s में, जी 80s 90s। तो उधर मनमोहन देसाई साहब की शूटिंग कर रहे थे अमित जी, और वो खुद इतने एक्साइटेड थे, वो जहाँ ब्रेक मिला ऊपर आके खड़े, और मेरी हालत ख़राब क्योंकि जान पहचान थी नहीं। और इससे पहले मैं बताऊँ, जब लक्ष्मी जी ने पहले डायलॉग मुझसे 2-3 दिन रटवाया, फिर उन्होंने ये लिखा, अभी मैं कुछ लाइनें लिखी हैं वो कैसे गाएंगे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, हाँ बोले ये। और जब बख्शी साहब ने अंतरे लिखे और जब गाना तैयार हुआ ट्यून व्यून, तो अमित जी को बुलाया गया लक्ष्मी जी के म्यूज़िक रूम पे जी। तो प्यारे भाई लक्ष्मी जी, उनके कुछ म्यूजिशियंस और अमित जी सामने, और मैं यहाँ विदाउट माइक्रोफोन, वो अपने भारतीय बैठक बोलते हैं नीचे गद्दे पे, बोले अमित जी आपके लिए कुछ बनाया है। बोले अच्छा सुनो। पूरा मैं, अरे वो जुम्मा मेरी जाने मना अमित जी से, जुम्मा चुम्मा दे, पूरा अंतरे के साथ मैंने कहा। बोले बहुत अच्छा, रिकॉर्ड कर लो। इमीडिएटली रिकॉर्ड। और वो गाना सुन के वो इतने मूड में आ गए, तो अचानक, सर मैं आपको क्या बताऊं, कुछ साउथ अफ्रीका में या कई फॉरेन कंट्री में मैं एक इसमें बार में या कहीं एक लाउंज में बैठा था, एक कलाकार गा रहा था,
रेगुलर ऑडियंस, मतलब जैसे ना कोई बियर पी रहा है, कोई खा रहा है, या अचानक एक सिंगर ने शुरू किया, हे दे दारा दे दारा तेरी रे दा तेरी री ईश्वर, क्या बताऊं, पूरा ऑडियंस फ्लोर पे आ गया। तो अचानक हम में से कोई बोला, चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। तो ये अमित जी का लहवा जी। और उस वक्त रिकॉर्डिंग में 80 म्यूजिशियंस के साथ मुझे और कविता जी के लिए, मैं कविता जी को एक बार नमस्कार करूंगा क्योंकि वो सीनियर थी मुझसे, उन्होंने मुझे बहुत मतलब मॉरली मुझे मेरी क्या बोलते ना हिम्मत बढ़ाई। जी जी जी। अचानक बोला जाता था कि अमित जी को सुनना है, 80 म्यूजिशियन प्यारे भाई कंडक्ट कर रहे, मैं और कविता जी खड़े होके विदाउट माइक्रोफोन गा रहे 80 म्यूजिशियन के साथ, चिल्ला रहे हम लोग, चिल्ला रहे। और अमित जी उनका जो स्टाइल है ना टिपिकल, तो अभी हमको पता नहीं है हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। तो फिर मैंने हिम्मत की, सर ठीक हो रहा है, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, सिर्फ थोड़ा डायलॉग में थोड़ा वेरिएशन, बाकी फिर वापस से। तो और डर गया मैं जी और फाइनली मैंने कई बार बोला है कि 9 बजे स्टूडियो में गया था जी। रात, चेंजेस, बैलेंसिंग, कुछ कटौती कुछ बढ़ोती, ऐसा करते 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 फाइनल टेक रात के 2 बजे हुआ। और मैंने कई बार बोला है, ये सब जानते कि मैंने उस दिन रिकॉर्डिंग मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी जी। मैंने न एक नेवाला, मतलब नेवाला खाया नहीं, न सैंडविच न बिस्किट, 25 गिलास गरम चाय पीता रहा मैं, गले को ठीक रख। और जब रिकॉर्डिंग अनाउंस हुई ना कि चलो टेक, फाइनल टेक, तो अमित जी जब ब्रेक होता बार बार आते थे ऊपर, और मनमोहन जी मैसेज भी, अरे शॉट रेडी है, अरे ठहरो यार आ रहे। और फाइनली उन्होंने बोला था जब टेक अनाउंस होगा ना मुझे बुलाना, तो वो आ गए। और मुझे पता चल गया कि अमित जी वहाँ पे सुन रहे। तो मैंने लक्ष्मी जी प्यारे जी को बोला, सर वो सुन रहे? हाँ सुन रहे। क्यों? बोले मैं नहीं गा पा रहा हूँ, टोटल बोले ना, गाड़ी टोटल लॉस में जी। तो बोले क्या हुआ? बोले नहीं वो सुन रहे, मैं नहीं गा पा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने समझ गया कि ये बच्चा घबरा गया, तो बोले एक काम कर, चलो अपनी आवाज़ में सुनाता हूँ। बोला चुम्मा चुम्मा दे दे, हाँ अभी अमित जी की आवाज़ में सुना, चुम्मा चुम्मा, वेरी गुड टेक 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 ऐसे। और कहते हैं कि वो जो गाना रिकॉर्ड हो रहा था ना, उसी प्रोसेस में वहाँ भीड़ जम गई थी जी स्टूडियो में कि कुछ बड़ा रिकॉर्ड, कुछ मैजिकल है। और वो अच्छा, और एक बात बता दूं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स कैसे अपने बच्चे को पैदा करने से पहले जानते ही क्या। मुझे 6 महीने पहले लक्ष्मी जी ने पूरा गा के दिया गाना कैसेट में, और ये ले सुदेश, और याद रख जिस दिन ये गाना बाहर आएगा ना तू कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। 6 महीने बिफोर द रिकॉर्डिंग। और वो मैं कह रहा हूँ, मतलब जितनी, मतलब मैं शुक्रिया अदा करूँ लक्ष्मी जी का, प्यारे भाई का, बख्शी साहब का, और अमित जी का, बिकॉज ही अलाउड मी टू सिंग, बिकॉज वो गा, और चीनी प्रकाश जी का, कि आज अराउंड 34 इयर्स हुए। आज भी वर्ल्ड में कोई पार्टी, कोई इवेंट ऐसा नहीं होता जहां लोग जुम्मा चुम्मा की फरमाइश नहीं करे। और मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाऊं, मेरी एंट्री होते तो 3-4 आवाज़ें आनी ही चाहिए। अच्छा, मुझे अनु मलिक साहब ने एक किस्सा बताया था, जब ये गाना रिलीज़ हुआ था, सुपर हिट हो गया जी। एक तो जैसे अलबेला का गाना ना, भोली सूरत, उसी तरह एक तो इस गाने में भी कॉइन्स फेंकते थे लोग जी, जी, जी। और दूसरा मुझे अनु मलिक जी ने बताया कि सुदेश, मैं इजिप्ट में था और 6 किलोमीटर का एक जैम लगा था हाईवे पे इजिप्ट में। और सुदेश, यू वोंट बिलीव कि हर गाड़ी के लोग रास्ते पे दोनों तरफा उतर के हर गाड़ी में ये गाना बज रहा था, पूरी ऑडियंस इजिप्ट में डांस कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स, मतलब कहते हैं ना कि उस गाने ने सुदेश भोसले के सीने पे वो ना पार्श्व गायक जी का वो लगा दी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज क्योंकि ये अगर आप फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें इस गाने को, तो फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में टाइगर को डिस्क्राइब ही ये गाना करता है जी। जो शुरुआत में वो टाइगर को डिस्क्राइब करने में, उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब ना टाइगर को ये गाना करता है। और एंड में जब क्लाइमेक्स आता है और वो टाइगर जब वो शेखर से टाइगर बनते हैं, वो पूरी फिल्म का कॉन्टेक्स्ट ना, जो ऑडियंस के थ्रू जैसे हम लोग याद करें तो अमित जी
टाइगर थे और जुम्मा चुम्मा पूरी ऑडियंस को पता है कि ये आदमी को ना भड़काओ मत, ये आदमी वो है जो कभी वापस आएगा, और वो आखिरी में वो टाइगर आता है। तो ये सर, ये जो पूरी आपने बिफोर सिंगिंग दिस सॉन्ग, आई मीन डिड यू नो अबाउट द स्टोरी? कुछ आपको आइडिया नहीं था, यू जस्ट? क्या होता है ना, नेचुरली ना, एक तो पहले कोई भी सिंगर, प्लेबैक सिंगर, जी वो जैसे पुराने किशोरदा या लता जी या कौन है, क्या सिचुएशन, जी वैसे हम भी पूछते हैं जी कि, और अभी तो ज़्यादातर होता है कि नहीं, एक नया लड़का लड़की, फिर हम ना जो लिरिक्स हैं जी और ट्यून के हिसाब से, कि ज़्यादातर मतलब सभी लोग अपनी आवाज़ में गाते हैं, जी तो मेरा ऐसा हुआ कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, तो मैं उसमें अपना टोन सेट करता हूँ पहले। अगर एक थोड़ा क्या मतलब डिवोशनल टाइप गाना है या रोमांटिक गाना है, तो उस हिसाब से मेरा अपने आप टोन चेंज हो जाता। जी तो लेकिन मुझे जब बताया गया कि ये और यही था ना कि वो लिरिक्स में ही था, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, आज जुम्मा है, तूने वादा किया था पिछले जुम्मे को, आज जुम्मा, तो आजा आजा, मतलब प्यार से नहीं, एकदम अग्रेसिव, Passionate, हाँ, हाँ मतलब एग्रेसिव। हाँ तो वो मालूम था। और उसके बाद जो गाना है एंड में, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, काम कंपोज, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हाय तैयार हम। तो जावेद साहब बहुत तारीफ कर रहे थे, बोले आपका जो ये जो हाई निकल रहा है ना, हाँ, वो बिल्कुल लगता है अमिताभ बच्चन है। जी 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 हाय तैयार, अरे हम सब हैं ताले, तो सबकी चाबी, फिर उदित जी, हमसे ना रूठो, मान जाओ ओ भाभी। तो ये दोनों का मूड देखिए आप, जी अलग है, अलग है। फैमिली का। जी अच्छा, उसमें जैसे आपने कहा ना वॉइस का कि आप क्या करते हो, जी तो वो जो गाना मैंने गाया था 90 में, वो जुम्मा चुम्मा दे दे जुम, और उसके बाद कई सालों बाद आदेश श्रीवास्तव, उसके बाद मेरे जितने भी गाने हिट हुए वो आदेश जी के हुए। जी मेरी मखना, फिर अजी बादशाह की देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ भाई, 1 2 3 4, रूप तेरा सोना सोना। तो मेरे टोन में भी मैंने अभी के जो अमिताभ बच्चन है, दाढ़ी वाले, जी या चलिए हम और आप खेलते हैं, वो वाले, तो फिर वो एक पंजाबन कुड़ी पटाखा दिल चुरा के लग गई होए सोना सोना। तो अभी वाला जो थोड़े एजेड अमिताभ बच्चन, जी तो क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, अंदर थोड़ा एक्टर, तो आई कुड डू दैट। तो सर मिमिक्री आर्टिस्ट तो छोड़िए, अमित जी को जब तक कोई घोल के नहीं पिएगा ना, ये आप बहुत हल्के में लोग ले लेते हैं, लेकिन सर उनके एक एक साल और एक एक आप प्रोग्रेशन, मतलब आप हाय बोल रहे हैं या उनकी गाना सर, एंड यू नो, मैं एक छोटा मुंह है थोड़ा सा मैं, क्योंकि अमित जी भगत हैं आप उनके। जी, और अमित जी के जो गाने, मतलब अमित जी बहुत सुरीले हैं, और क्योंकि आर्टिस्टिक हैं उनकी वो, सर आपकी आवाज़ ने ना अमित जी की आवाज़ को ना, वो कहते हैं ना, शेर से सवा शेर किया फिल्मों में सर। आई मीन दिस इज द फैक्ट, यू नो। नहीं देखो, मैं बहुत हम्बली कहूँगा, वो चाहते थे तो जुम्मा चुम्मा भी कर सकते थे। जी और वो गाना मुझे एक दिन, मुझे अचानक फ़ोन आ गया सुबह 7 बजे, 4 बजे अमित जी ने बुलाया सनी में, मैं पहुंच गया, और वहाँ मतलब इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अमित जी ने मुझे गाना सुनाया, बोले सुनो इसको लिख लो, अब चलो रिकॉर्ड। तो अमित जी पीछे बैठे और उनके आगे मैं स्टैंड पे, और वो गाना कौन सा था, हे मस्ती भरी रात है, ना 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 रे ना रे, दलेर जी का वो मृत्युदाता। तो अमित जी तो आराम से गा सकते थे जी, पता नहीं उनको क्या, मेरे ऊपर दया आ गई, बोले सुदेश, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोल रहे थे कि अमित जी आपने, अच्छा, बोले नहीं ये आए, ये गाएगा। तो कुछ गाने उनकी वजह से मिले। और अब मैं एक बात बता दूं, गाने तो मैंने गाए, अच्छा हर गाने में, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, शावा शावा, सोना सोना, ये वो,
हर गाने में, बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं, हर रिकॉर्डिंग में अमित जी मौजूद होते थे। एंड वो मुझे बोलते थे, सुदेश ये शावा शावा का मूड ऐसा है, ऐसे डांसर्स होंगे, वो मुझे। और मेरी मखना में वो खुद मुझे गाइड ये करते थे, सुपरवाइज, नहीं इधर थोड़ा ऐसा करो, मैं यहाँ ये करूँगा। अमिताभ बच्चन। और दूसरी बात ये है कि एक गाने में वो नहीं आ सके, मेरी मखना, वो बागबान का, तो यकीन नहीं करोगे, जया जी और अभिषेक जी को भेजा उन्होंने। और मेरी मखना सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी। तो गाना ख़त्म होने के बाद जया जी ने मुझे और आदेश जी को 100 रुपये एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिए। बोले तुम दोनों ने बहुत अच्छा गाना बनाया। और अभिषेक का एक कॉम्प्लीमेंट है, अभिषेक जी का एक कॉम्प्लीमेंट है कि दिस इज़ द बेस्ट सॉन्ग यू हैव संग पापा। और इसके गाना स्टोरीज तो कई बार अब मतलब जी जी जी, लोगों जी को, तो लेकिन मैं अमित जी के बारे में एक बात करूंगा कि अमित जी से जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिल्मी लोगों ने सिर्फ उनकी एक्टिंग या कहते हैं ना जो भी उसके अलावा जो अमित जी ने हमको सिखाया, जो मैं सीखा, दैट इज़ डेडिकेशन, डिसिप्लिन। और अमित जी का और एक बात बताता हूँ, मैं उस प्रोडक्ट का नाम बताऊँगा नहीं क्योंकि बहुत एड फिल्म्स करते हैं, तो और उस प्रोडक्ट का मैं ही लैंग्वेजेस मैं करता हूँ। तो मुझे बताया गया कि अमित जी ने सपोज़ उस एड फिल्म के लिए 2 दिन का बुक किया हो स्टूडियो, अमित जी 2 बजे तक पूरा शूटिंग पूरा करते। उसमें जो हमको सीखना है नए लोगों को जी, तो उन्होंने एक शॉट दिया, और अभी जो डायरेक्टर्स हैं वो उनसे आधी उम्र के, तो उस डायरेक्टर ने बोला सर वेरी गुड, ओके फॉर मी। बोलो तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा, एक और करो। दिस इज अमिताभ बच्चन। हमको क्या सीखना है उनसे, एक्टिंग नहीं, वो तो सिखा चुके सब। फिर पब्लिक में कैसे एक सुपरस्टार को या एक आइकॉन है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। और करोड़पति तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि बच्चे के साथ बच्चे हो जाते हैं, इंटेलिजेंट के साथ इंटेलिजेंट हो जाते हैं, यंग के साथ यंग हो जाते हैं। तो दैट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम पेशेंस लेवल कितना है? पेशेंस। अभी बहुत मीम में वायरल हो रहा था एक छोटे बच्चे का, कौन बनेगा हाँ, करोड़पति में, दुनिया ने इतनी बात की, लेकिन अमित जी का पेशेंस लेवल जो है वो किस लेवल का है? नहीं वो, और अभी से नहीं, वो जब टॉप पे तभी भी बोलते थे ना, जुहू के एक टर्न है, वो अमित जी की वैन जाती थी तो लोग अपनी घड़ियाँ सेट करते थे 7 बजे की, जी एक दिन भी चुके नहीं। जी तो ये पेशेंस की तो मतलब अल्टीमेट हो गया। डिसिप्लिन, और पेशेंस। मुझे बोले सुदेश जो मेहनत करता है उसकी इज्जत होती है। और जब मुझे सुना उन्होंने, तो आप देखेंगे पुराने वीडियोस कि हाय देखा ना हाय रे सोचा ना, मुझे साथ में रख रहा है, ऐसा नहीं कि तो चुपके से पीछे से गाल। तो मैं और अमित जी की आवाज़ में। और एक मैंने वीडियो को मुझे किसी ने भेजा, कोई ओपन शो है, पब्लिक शो है, और डांसर्स शुरू हो गए, पीछे से म्यूजिक शुरू, डंग 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 डंग, और अमित जी ना मुझे बुला रहे, तो आगे का पूरा डायलॉग उन्होंने मुझसे बुलवाया, फिर गाना उन्होंने शुरू। जी जी तो जी उनको ज़रूरत क्या थी? जी जी तो मैं बताऊँ ना, जितनी उनकी तारीफ करने से ज़्यादा उनसे जितना हम सीखें, जी जी और जो एक मकाम पा चुके ना, वो अमित जी से कैसा मतलब ना, और अपने छोटे से कैसा और अपने बड़े से कैसा, बताओ ये अमित जी। मतलब हम लोग बहुत डिस्कस कर सकते हैं उनकी फिल्मों के बारे में, उनका स्टेज शो, लेकिन ये चीज़ें जो ना, और मेन नॉट टू रिएक्ट, ये मेडिटेशन में सिखाया जाता है हमको, जो ऑलरेडी अमित जी में अंदर से है। कोई कुछ भी बोले, वो आपने जो अंदर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आप वैसे भी देखें तो 60s और 70s के दौर में, बिकॉज आपसे बात करके तो पिछले 100 साल का इतिहास तो आपके कंठ में ही है, अब चाहे आप पुराने लोगों को ले लीजिए, बट अमित जी अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो शायद सबके अपने अपने स्टाइल हुआ करते थे। शायद देवानंद हों या फिर मनोज कुमार जी हों, सब। लेकिन अमित जी की एंट्री के बाद ना, मतलब किसी एक पॉलिटिशियन ने बोली थी ये बड़ी अच्छी बात, कि अमिताभ बच्चन ने 80s में, बिकॉज पहले क्या था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड से 10 साल पीछे थी।
अमित जी के ज़माने में, हाँ। हाँ हाँ लेकिन आज हम साउथ से 10 साल पीछे हैं। लेकिन अमित जी का रोल कितना बड़ा है, आप देखिए एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा कि 80 के दशक में जो अमित जी ने किया, 70 और 80 के दशक में, कोई सोच नहीं सकता था कि हीरो ऐसा भी होता है। जी। और जैसे ही अमित जी को चोट लगी, आप देखिए दैट इज द डार्केस्ट ईरा ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जहां पे साउथ की फिल्म्स और ये सारी कॉपी होने लगी और सारी चीजें हों। लेकिन अगेन एवोल्यूशन जो हुआ, इतिहास चेंज हुआ टेलीविजन का और सिनेमा का, वो भी अमित जी की वजह से ही हुआ। चाहे आप उसको कौन बनेगा करोड़पति बोलें, चाहे आप उनकी बाकी की जर्नी तो है ही। अमित जी के बारे में तो जितनी बात करेंगे सर उतना तो। जब अनाउंस हुआ ना कि अमित जी छोटे स्क्रीन पे आ रहे, तो कई बड़े बड़े दिग्गजों ने उनके ऊपर बहुत बुरी बुरी टिप्पणियाँ की थी। अरे अभी तो ये वक्त आ गया थी छोटे जी। तो। और दूसरा मुझे ये कहना, एक्टर्स हम तो गाते हैं जी। लेकिन मैंने गोविंदा जी, अनिल कपूर साहब, जैकी श्रॉफ, सबके लिए गाया, लेकिन जब भी अमित जी के लिए गाया वो गाना हिट हुआ जी। तो वो एक, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ तो। और मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया, अमित जी ने पता है जुम्मा चुम्मा के बाद 6 साल ब्रेक लिया था और फिर उस वक्त आमिर खान, सलमान खान, और फिर वो वापस आए जी। तब तक शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह। लेकिन मुझे 3 गाने बाद में मिले, मेरी मखना, शाबाश। तो मेरे कुछ लोग बोलते, सुदेश तुझे पता है अमिताभ बच्चन तेरे लिए वापस आया, वरना जुम्मा चुम्मा के बाद अगर वो नहीं करते तो मेरा क्या होता। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो गए थे कि इसको कब बुलाएं, क्योंकि इसकी आवाज़ ही नहीं मालूम हमको, या तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा विधि का विधान है सर। एग्जैक्टली बिकॉज अमित जी मतलब शायद सदियों में नहीं, शायद शताब्दियों में एक ही पैदा होते हैं। सही। और वो अमित जी हैं, उनके बारे में तो हम जितनी बात करें। मैं अमित जी, सिर्फ अमित जी नहीं, मैं आपके इस माध्यम से जितने मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, मेरे को सिंगर्स, गीतकार, मैं मतलब सबको धन्यवाद करूँ। क्योंकि ना लाइमलाइट हम लोग ले जाते हैं जी। क्योंकि हम लोग लाइव परफॉर्मेंस करते हैं जी। या तो एक्टर्स कभी कोई शो किया तो हम लोग तो दूसरों के भी गाने गाते। तो जिन्होंने एक्चुअली इसको पैदा किया, म्यूज़िक डायरेक्टर्स या लिरिसिस्ट, उनको बहुत कम लोग, उनको गाना मालूम है, लिखा किसने पता नहीं, किसने धुन बनाई। तो मैं इसलिए उनको ये कहता ना, ये मौका लेना चाहिए कि आपने बनाया इसलिए हमने गाना, हम कंपोज तो नहीं कर पाए जी। तो ये एक मेरी फेवरेट आइकॉनिक फिल्म है अमर अकबर एंथनी। तो सर चूंकि आपने कई जगह बोला भी है, और विनोद खन्ना साहब और अमित जी सर, वो जो एंडी रॉबर्ट वाला जो पूरा वो जो, उसमें मैं विनोद खन्ना का पार्ट कर रहा हूँ। जी। यहाँ का दादा है तू, हाँ अपनी बस्ती वालों के सामने रोब जमा रहा है, हाँ और मेरी वर्दी की वजह से चुप है तू, हाँ तो ये कुछ रेयर वॉइसेस होते हैं कभी। और उसी रेयर वॉइसेस में एक बहुत जल्दी हमारे फिल्मी इतिहास से नाम चला गया, संजीव कुमार जी, हरी भाई। और सर आपने उनकी डब भी की हैं फिल्में, संजीव कुमार इज, आप, मुझे पता है आपका एक इमोशनल जी। ठीक है, मैं जानता हूँ। तो त्रिशूल का वो डायलॉग आपको सुना है, अभी मुझे उतना याद नहीं, फिर भी मैं आपको डायलॉग बता दूं? नहीं मैं अपने से कर लूँगा। आपने मुझे बताया था। जी। जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले जो है उसे छोड़ के चले जाते हैं जी। तो वो लेकिन इन कमबख्त चूहों को ये नहीं पता कि ये जहाज डूबने वाला नहीं है लेकिन इन कमबख्त चूहों को पता नहीं कि ये जहाज डूबने वाला नहीं। सर आइकॉनिक। थैंक यू। एंड सर संजीव कुमार जी के लिए उनकी मृत्यु के बाद पूरी उनकी डबिंग पूरी करना, हाउ इमोशनल इट वाज फॉर यू? हाँ, उस वक्त क्या ना, मैं तेजाब की डबिंग कर रहा था जी। BR स्टूडियोज, अगर आप कभी गए ना तो वहाँ A और B ग्राउंड फ्लोर 2 स्टूडियो। तो मैं सपोज A स्टूडियो में तेजाब की डबिंग कर रहा था। तो मुझे इंजीनियर का ये डबिंग करने के बाद आप ज़रा जी ये करो। तो मैं तभी उनका निधन हो चुका था जी।
और मुझे बुलाया गया और मैं देख रहा हूँ, बोला ज़रा ये कर लो जी और वो फिल्म थी शायद कत्ल। जी साधना जी उसकी, आर के नैयर साहब वो लोग प्रोड्यूसर्स थे। जी जी और मुझे अचानक बुलाया गया और सामने ये दिखा, माइक रखा, ये डायलॉग आप, और पता नहीं मुझे बाद में बताया गया कि उन्होंने एक शेर पढ़ा आधा जी और बोले यार कल आता हूँ मैं, और वो वापस कभी आए नहीं। जी तो मुझे बोला ये इसको आपको कंटिन्यू करना है, और ये मेरी लाइफ का एक बहुत, वो दिन मैं वो पल भूल नहीं सकता। तो मैंने आगे कंटिन्यू किया, तो इंजीनियर भी बोले यार ये तो परफेक्ट है, तो बोले एक काम करो आगे वाला भी करते रहो। ये मैं चल रहा था मेरा डबिंग, और मुझे इंजीनियर बहुत सीनियर थे, कोई बोले ज़रा अंदर आइए। तो मैं अंदर गया तो मॉनिटर रूम में पता है कौन, साधना जी बैठी हैं और अनकंट्रोलेबली वो रो रही है। तो मैं भी क्या हुआ, तो क्या हुआ, मेरी ये साधना जी जब आई ना तो मॉनिटर पे हरी भाई की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने नेचुरली पूछा हरी भाई कब आए डब करने। तो वो इंजीनियर बोलते मैडम क्या बोल रही हैं आप, बोले क्यों क्या हुआ, हरी भाई तो है ही नहीं। ओ माय गॉड, उनको ऐसा, तो ये कौन है, बोले ये नया लड़का कर रहा है। तो वो रोक नहीं पाई अपना रोना, और मुझे बोला ये डबिंग करके आप घर आना। वहाँ गया तो उस वक्त उन्होंने स्टारडस्ट या स्टार एंड स्टाइल में मेरा एक लेख छपवाया। तो आप समझ रहे हैं ना, तो उसके बाद मुझे ये चारों पांचों फिल्में मिली, और उस वक्त मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था एक्चुअली, कर रहा हूँ, लेकिन अब वो उसकी कीमत मालूम पड़ी। जी, वो अनिल कपूर जी की जो डबिंग थी, जरा कुछ मुझे एक्चुअली मैं बताऊं आपको, मैं कोई डबिंग कर रहा था जी और बोले अनिल कपूर आपको बुला रहे हैं दूसरे स्टूडियो में। जी तो क्या हुआ, ये किस्सा है, मिस्टर इंडिया बहुत हिट हुई जी और उनको बोनी कपूर जी को ये फिल्म भेजनी थी रशिया के फिल्म फेस्टिवल में। जी तो क्योंकि शूटिंग इसकी काफ़ी फीट हो चुकी थी, तो दे वांटेड टू ऐड सम सीन्स। जी हाँ, और उसकी डबिंग के लिए अनिल कपूर के पास वक्त नहीं था। जी तो किसी ने बोला एक लड़का यहाँ आता है वो अलग अलग कर रहा है। तो अनिल कपूर जी ने मुझे बोला, बोले ज़रा मेरी आवाज़ निकालो। सर मैं कभी की नहीं आपकी। अरे कर लो यार, सब कुछ कर सकते हो तुम। तो मैंने किसी और आर्टिस्ट का, अरे मस्का बाबा झक्का, अरे वेरी गुड, मैं रिपोर्ट जा रहा हूँ तुम करो। तो वो 3-4 रील्स मैंने किए, अच्छा वो जो एन चंद्रा जी को मालूम थे। जी और फिर क्या वो अनिल जी थे नहीं जी मुंबई में, तो सेंसर के लिए मुझसे तेज़ाब करवाई थी। जी जी और उसके बाद अनिल कपूर साहब भी आए, उन्होंने डब की। जब फाइनल प्रिंट्स आए ना, तो साउंड इंजीनियर कंफ्यूज हो गया कि सुदेश भोसले का ट्रैक कौन सा है जी और ना जी तो उस हिसाब से। सर, म्यूजिक के दौर में भी ना 90s का जो दौर था ना, वो बहुत ही आइकॉनिक दौर है। जी और उसमें एक बहुत बड़ा चैट बस्टर जो रहा, वो लाल दुपट्टे वाली, जो कुमार सानू एंड अलका जी और आपने वो किया। सो सर, पहली जो मेरा जो क्वेश्चन वो ये है कि सर क्या इसने आपकी सिंगिंग, क्योंकि उस समय के जो मतलब कॉम्पिटिटर बोलूँगा, मतलब जो गाना गा रहे थे, शायद वो कुमार शानू हो या उदित नारायण जी हों या फिर और भी लोग हों, तो सर कहीं ना कहीं सिंस यू वर वेरी पीपल यूज्ड टू टेक कि भाई आप अमित जी की आवाज़ या इसमें ही गाना गाते थे, उसका नुकसान भी हुआ कहीं ना कहीं कुछ 90s में? कुछ हद तक हुआ। कि पहले तो मैं बताऊं कि हो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, मांगड़ा पाले जी रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, हर लड़की ने आंख मारी गिर गए, अरे बिकता है सोना मिट्टी के मुझे बच के तू रहना रे बच के। तो ऐसे कई गाने लोगों को पता है जी, लेकिन पता नहीं कि मैंने गाया। सही बात है, सही बात है। तो 2 किस्से बताता हूँ जी कि मैं गा रहा हूँ और मुझे कहा कि इसकी 2 लाइनें आपको गानी है। अमित जी शहंशाह के गेटअप में आ रहे हैं, तो मैंने कहा मिस्टर लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा तेरी बातों का जादू। तो मैं बोला यार एक और गाना मिल गया। तो मैं देखने गया तो ये जॉनी लीवर है उस पर, शहंशाह बने। फिर एक गाना था हसीना मान जाएगी, तो आई लव यू गोल्डा, वो गोविंदा जी और संजय दत्त, तो मैं और सोनू निगम सब रिहर्सल हो गए। टेक से पहले मुझे बताया गया कि अमित जी इसमें गेस्ट हैं। तो बोला शर्माना छोड़ डाल, हाल दिल का बोल डाल, आई लव यू बोल दे,
आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल, नहीं तो पछताएगी कमारी रह जाएगी, सोनू निगम। जी। फिर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो संजय दत्त है, तो ये हो क्या रहा है। उसी तरह एक दिन मैंने कुछ भजन गाए तो हमको अच्छे लगे, म्यूज़िक डायरेक्टर को अच्छे लगे। जब प्रोड्यूसर ने सुना, कंपनी, बोले यार मज़ा नहीं आया। तो बोले क्यों? बोले जुम्मा चुम्मा का पंच नहीं इसमें, बताइए। गणेश जी के भजन। तो ऐसी कई बातें हुई। फिर मैं बीच में छोड़ भी रहा था मिमिक्री, तो आनंद जी भाई ने मुझे चपाट लगाई, बोले चुप, तेरे जैसे कितने हमारे देश में, तू अकेला है, ऊपर वाला तेरी गाड़ी चला रहा है, अपने हाथ से इसको डिरेल मत कर। मतलब तो मैंने तब से सोचा मैं एंटरटेनर हूँ, आपको जो चाहिए या नचा लो या हंसा लो या गा लो। तो और कहीं ना कहीं सर वो कहीं ना कहीं अंश ना आपका, अगर मैं थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखूं तो बहुत मतलब बहुत बड़ा नाम है, लेकिन किशोर दा से आप बहुत ओतप्रोत रहे हैं, मतलब क्योंकि वो एक्टर थे। 5 साल मैंने एक्चुअली उनके हर संडे को उनके बंगले पे जाके उनकी रिहर्सल सुनता था मैं, उनका एंकर था, बहुत कुछ। मतलब क्या करूँ ना, मतलब एक समय था कि ये लोग आके मुझसे मिले और शायद मुझे आशीर्वाद दे के चले जी। सो किशोर दा के बारे में यू नो हाउ यू एनालाइज किशोर दा कि किस तरीके के? कंप्लीट एंटरटेनर। मतलब उनको कहते ना कि अच्छा, मुझे बड़े बड़े सिंगर्स ने कहा जो दिग्गज है ना, फर्स्ट A+, वो बोले हम लोग इतना सीखे हुए हैं, हम किसी से डरते नहीं। लेकिन सपोज लता जी, आशा जी, मन्ना दा, मुकेश जी, रफ़ी साहब और किशोर दा, तो सारे सिंगर्स अलर्ट रहते थे कि ये बंदा फाइनल टेक में क्या कर देगा पता नहीं। मतलब बड़े बड़े सीखे हुए लोग भी। तो दैट वाज किशोर कुमार। मतलब ऐसा लगता था, अच्छा सेट पे आते थे ना, इतना मजाक करते थे। लता जी के इंटरव्यू में मैं सुना कि किशोर दा प्लीज़ मत हंसाइए, हमारा गला बैठ जाएगा जी। तो म्यूजिक डायरेक्टर को लगता है यार ये आदमी सीरियस नहीं, लेकिन जब टेक शुरू हो जाता था सबके मतलब 10 कदम आगे किशोर दा। तो वो एक कहते हैं ना, और मैं ना पर्सनली इनको ना इंसान समझता ही नहीं, मैं तो सोचता हूँ अवतार है। जैसे भगवान ने अलग अलग अवतार लिए ना, अलग अलग चीज़ों के लिए जी। तो ये लता जी, आशा जी, किशोर दा, मुकेश जी, रफ़ी साहब, मन्ना दा, सहगल साहब, जो भी ना, इवन म्यूज़िक डायरेक्टर पंचम दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, राजेश, बपी दा, मुझे बताइए अभी सबसे ज़्यादा आज भी कितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स आए, फिल्में आ जाए, ऑर्केस्ट्रा आज भी सब फुल जाते हैं जी। अगर ये पंचम दा, लक्ष्मी जी प्यारी, ये या रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, ये भंडार बनाते नहीं तो हम क्या करते? तो ये लोगों, इन लोगों ने सिर्फ गाया, हम लोग को कहते हैं ना खुशियाँ नहीं बांटी, इन्होंने आगे की 100 पीढ़ियों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करके किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी देखिए शोज होते कौन से होते? पुराने गानों के होते। तो ये किशोर दा तो मतलब अनबिलीवेबल थे। मतलब हम लोग ग्रुप हमारा आता था पूना से, तो 30 गानों की लिस्ट देते थे, वो लोग रिहर्सल करते थे, बंगले पे जाते, अरे वो छोड़ो यार अच्छा। ये ले लो, अरे USA पहुंचने के बाद अब ये, तो उनका कुछ जैसे स्टेज प्रेजेंस क्या होता है जी। एक बार एक देश में कहीं फॉरेन में आवाज़ बैठ गई शो से पहले जी। अब किशोर दा को तो रिप्लेस कोई कर नहीं सकता जी। उनका बेटा भी नहीं, और वहाँ पे तो लोग पागल थे। तो बोले मैंने आप लोगों के लिए एक खास गाना बनाया। जी। तो सपोज गाना मेरे सपनों की रानी, उन्होंने कैसे मेरे सपनों की रानी कब आए, लोगों को लगा कि हमारे को लोग तालियां बजा रहे। दूसरा गाना भी वैसे का, तीसरे गाने चौथे गाने में आवाज़ छूट गई जी। लोग, किसी को नहीं पता चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं। जी जी जी। तो ये किशोर। और एक मैं अमित जी का एक उनका ह्यूमर साइड बताता हूँ जी। कि जैसे बोर्डिंग चल रही USA में, बोर्डिंग के वक्त में एक सीट पे कोई गोरा बैठा हुआ है, तो बोर्डिंग करते अरे भाई साहब सो रहे हैं, बोर्डिंग शुरू हो गई, आप नहीं जाएंगे? अरे चलिए, अच्छा ठीक है, नहीं उठते। तो अचानक, और बागवान का ऑडियो रिलीज था किसी 5 स्टार में। जी जी जी। तो नेचुरली सारे स्टार्स बैठे थे, और रिलीज के वक्त अमित जी
आदेश श्रीवास्तव और हम सब सिंगर्स, जी अलका याग्निक, उदित नारायण, हम लोग खड़े। और ये अमित जी ने बोलना शुरू कर दिया कि आदेश ने बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया है, और सीरियसली सब सुन रहे हैं। जी और मैं उनके बिल्कुल पास खड़ा था पीछे, तो ये बनाया ऐसा, और रवि बोलते, रवि ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई वगैरह वगैरह, इसकी स्टोरी ऐसी है। और अचानक बोलते, ये सुदेश पीछे से मुझे लात मार रहा है। बोले जब मैंने एक गाना गाया मेरी गाना, तो बाकी दो गाने आपको गाने की ज़रूरत क्या नहीं थी, बाकी दो गाने आपको गाने की ज़रूरत क्या थी, वो भी तो मैं गा लेता, देखो मुझे पीछे से लात मार रहा है। तो कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अमित जी? तो अचानक वो, और एक मज़ेदार किस्सा, एक हमारे इसमें म्यूजिशियन था, मतलब नेचुरली टूर में एवरीवन वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस अमित जी, इंक्लूडिंग मी ना, कि उनके गुड बुक्स में आए। तो एक थोड़ा ज़रा ज़्यादा ये कर, अगर मेरे से भी बात करें तो अमित जी आपको पता है, तो अमित जी हाँ, तो हम लोग ऐसे लोगों को ना आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो अमित जी के भी ध्यान में आया कि ये ज़रा ज़्यादा कर रहा है। तो होता ना, शो के बाद या छुट्टियों में ऑर्गेनाइजर हमको पार्टी देते थे, तो एक रेस्टोरेंट में इंक्लूडिंग अमित जी, अनिल जी, श्रीदेव जी, विजू शाह वगैरह सब बैठे, और ये हम लोग नॉर्मल ट्राउज़र वाउज़र में है, और वो बराबर अपना ना एक ट्यूनिक वगैरह बो वगैरह लगा के, सूट वूट पहन के, और उसकी मतलब ना उसका दुर्दैव बोलते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली उसने जो पहना हुआ ड्रेस और वेटर्स का ड्रेस सेम निकला, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और जैकेट। तो अभी हमको सबको मालूम है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं रहे। तो जैसे वो गुजरे, अरे भाई साहब यहाँ पानी, और सॉरी आप हैं, आप समझ रहे? जी। तो जैसे बीच में वो कहीं, अरे इस टेबल पे चिकन नहीं आया भाई, अरे आप हैं, तो वो इतना उसको रुलाया अमित जी ने। तो ये जी उनका ह्यूमर साइड और सेंस ऑफ ह्यूमर तो उनका वैसे भी अगर आप देखें तो उनका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर मैचेबल नहीं है, मतलब जिस तरीके से वो ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मैं वही कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री ना, जी भले आप कुछ भी कहें, जी जो नंबर ऑफ मूवीज़ या जो वैरायटी है, और मैं तो कहता हूँ अभी के जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, वो भी उतने ही बल्कि ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और जब हम कंपैरिजन, एक नॉर्मल एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि आपके ज़माने में और अब, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं। जब दिलीप साहब की देवदास आई ना, लोगों ने बोला यार सहगल साहब जैसा नहीं है। जब शाहरुख खान के आए तो बोला दिलीप साहब। तो ये कंपैरिजन, ये डिबेट चलता रहा। मैं तो उल्टा बोलता हूँ, कभी ये मत बोलो यार हमारे टाइम में हमने ये किया, आप लोग क्या, नेवर डू दैट। बल्कि हमारा फ़र्ज़ है सीनियर्स का कि नए कलाकारों को मॉरल सपोर्ट दें, उनको इनकरेज करें, उनको हर तरह का सपोर्ट करें ताकि वो अच्छा काम करें। सिर्फ कि हम अपनी जो संस्कृति है या जो भी एंटरटेनमेंट के नाम पे गंद ना फैलाएं। जी बिना गालियाँ दिए या बिना कुछ गलत किए भी फिल्में बनती थी, आगे भी बन सकती है। किशोर दा वाज रियल, मतलब प्लेबैक सिंगर में अगर बोलें तो जिस भी हीरो की आवाज़ जो किशोर दा लगते थे कि अमित जी के लिए गा रहे हैं, धर्म जी के लिए गा रहे हैं, जिनके लिए भी गा रहे हैं, राजेश खन्ना के लिए गा रहे हैं, तो सर किस तरीके से वो किया करते थे? आप तो उनसे क्लोजली। मैं तो आपको यही कहता हूँ कि जितने भी हमारे हीरोज़ हुए, स्टार, सुपरस्टार, मतलब 60s 70s, इसमें से मुझे लगता है ज़्यादा भी नहीं, एटलीस्ट 50% प्लेबैक सिंगर्स का हाथ है। शम्मी कपूर जी को देखिए, राजेंद्र कुमार जी को, फिर राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन। आप सोचिए अमिताभ बच्चन के लिए अगर वो पहाड़ वाली किशोर दा की, मतलब जैसे एक बोलो लगता है एक मर्द गा रहा है जी, एक मर्द के लिए, एक 6 फीट 2 इंच के एक जिसकी अपनी आवाज़ इतनी बुलंद है, उसके लिए किशोर दा की जगह दूसरा कोई और, तो वो मुझे लगता है सब कुदरत ने वो क्या ना वो सेटिंग करके भेजा था। और किशोर दा के 2-3 किस्से जो अमित कुमार जी ने मुझे बताया जी, तो वो गाना ना, ओ माझी रे अपना किनारा दुनिया की धारा है, तो कहते हैं ओ माझी रे। किशोर दा ने रिकॉर्डिंग में टेक में जब ये सुर लगाया ना,
तो पंचम दा इतने इमोशनल हो गए कि वो दीवार पे रख के रोने लगे। आप सोचिए, अभी ये तो मेरी आवाज़ में था, आप अब इस पॉडकास्ट के बाद वो जो उनका सुर लगा है, तो वो कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये कुदरती है जी। तो जैसे किशोरदा के और एक दो किस्से, जैसे वो हारिया हारिया जा निंदिया तो ले चल कहीं उड़न खटोले में दूर 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 यहाँ से दूर। तो ये जब टेक हुआ ना, तो महमूद साहब वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि जो इमोशन चाहिए, तो किशोरदा अमित को याद करो, अमित को याद, और टेक हुआ, ओके हो गया। उसी तरह वो मैंने मेरे यूट्यूब में बता चुका हूँ, जो मुझे प्यारे भाई ने बताया था जी। कि वो गाना ये जीवन है इस जीवन का, तो उन्होंने रेगुलर ये जीवन है उस जीवन का, यही है यही है यही है रंग रूप। टेक हो गया, किशोरदा निकलने को तो बोले, तो दोनों लक्ष्मी जी प्यारे जी बोले दादा, बोले क्या हुआ, अच्छा नहीं हुआ? बोले बहुत अच्छा हुआ। तो फिर क्या हुआ? ये गाना थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। अच्छा ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ये जीवन है। बोले हाँ चलो टेक करो। और पूरा गाना उन्होंने, उनका वो स्टैंडर्ड, ये जीवन है इस जीवन का, यही है, दैट वाज किशोर। बाप रे। और दूसरा आशा जी ने बताया, ये जो ना इंतहा हो गई, पता है किशोरदा ने कैसे, वो विष्णु भगवान का पोज मालूम है आपको, ऐसे लेके लेट के, वो पूरा गाना ऐसे लेट के गया। बात जो है हम लोग तो ऐसे करके बोल नहीं सकते, बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, हाँ। तो पूरा, और आशा जी ने कहा कि मैं उजर वो उस दरवाजे के बाहर से गा के ओ मेरे, फिर उन्होंने अपना पोजीशन लिया और पूरा गाना गाया। और किशोरदा का और एक, जब ये वादा तेरा वादा, जब वो गाना सीखा, बोले ये मेरा गाना नहीं, रफ़ी साहब से गाओ। और राजेश खन्ना चाहते थे कि किशोरदा, बोले मैं नहीं गाऊंगा, ये रफ़ी साहब का गाना, ये मेरा टाइप का। फाइनली रफ़ी साहब से फ़ोन करवाया कि बोले आप गए। तो ऐसे कहते ना वो, और बड़े लोगों के जो कहते ना, जी जी जी, वो बड़े पैदाइशी बड़े होते जी 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 वो। और वापस जैसे, और अगर आपको एक अच्छा कलाकार बनना है जी, अगर आपको अपनी हिंदी पे कमांड लाना है, तो इंग्लिश पे कमांड लाना है, तो आप अमित जी को देखिए, उनका करोड़पति देखिए, उनकी फिल्में देखिए। जी। अगर आपको गाना ही सीखना है, तो कोई भी लता जी, आशा जी, मुकेश जी, किशोरदा का एक गाना उठाइए, कोई भी एक, जी जो लगता है आपको बहुत सिंपल है, जी, और उसके 100 बार आप सुन के उसका रियाज कीजिए, आपका गला वैसे भी ठीक हो जाए। जी। और मैं फिर कहता हूँ, हम लोग सोचते हैं कि आई एम वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन, आई एम वॉइस ऑफ किशोरदा, रफ़ी साहब। हम लोग बोलते हैं नाखून के बराबर नहीं। वो जो कर चुके उस अवेलेबल सिचुएशन में जहाँ डबिंग नहीं होती थी, अगर किसी ने मिस्टेक की तो पूरा गाना दोबारा करना। ऑटो ट्यून नहीं था। नहीं, ऑटो ट्यून तो दूर की बात, अगर मतलब डबिंग ही नहीं थी, और अगर कोई भी एक टक करके भी गलत बजा, पूरा शुरू से करना पड़ता। और उसके बाद मैं दर्शकों को, अब सुनिए वो गाने किस इनकी हालातों में, एक सुर यहाँ का वहाँ नहीं, और लगता वो हीरोइन गा रही है, और विथ फीलिंग्स, विथ एक्सप्रेशन। तो ये ही हमारे लिए, बीच में बताता हूँ, एक पड़ोस देश की एक सिंगर आई, उसका गाना सुपर डुपर हिट हुआ और बहुत पॉपुलर थी। तो किसी ने कल्याण जी भाई से पूछा, ये सिंगर और लता जी में क्या कंपैरिजन करेंगे जी। तो सीधा कहा, वो सिंगर है, बोले एक न्यूज़पेपर है, आज पढ़ लिया कल पुराना हो गया जी। लता जी जो गीता है, कितनी बार भी पढ़ो, बिल्कुल उनकी प्योरिटी या उनको कम नहीं। तो ये 4-5 लोगों को भी हम फॉलो करेंगे ना, या जिसको अच्छा कलाकार बनना है, 24। और अरुण पौड़वाल जी कहते पहले अच्छे कांसेन बनो,
फिर तानसेन वाह हुआ। क्या बात है। तो आज भी मैं इनके गाने सुनता हूँ ना, हर बार मुझे एक नई जगह, एक नई हरकत, और फिर पता चलता है मुकेश जी वगैरह ये सांस लेते एक सांस में दो दो तीन तीन लाइनें कैसे गाई होंगी। तो कहते हैं ना हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये सब कलाकार हमारे देश में हुए। और मैं सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि लता जी मुझे जानती थी, किशोर दा मुझे ना जानते जी, थे। जी, अमित जी को मैसेज करूँ तो वो जवाब देते। सारे आइकॉनिक लोग। नहीं, और उससे, और मैं कहता ना अपनी औकात, हैसियत, या मैंने जो सोचा उससे बहुत ज़्यादा मिल गया मुझे। सर वो तो खैर, और पता नहीं मुझे, मैं ये दोस्तों बोले, जितना 30-40 साल पहले नहीं, उससे ज़्यादा अब मुझे काम मिल रहा है। जी तो लोग पूरे वर्ल्ड से लोग प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। जी। आदेश श्रीवास्तव जी के साथ आपका काफ़ी दोस्ताना रहा, मतलब किस तरीके के म्यूजिक डायरेक्टर थे, और वो भी पहली बात तो आदेश जी का और अमित जी का एक अनजाना ट्यूनिंग था। जी तो जैसे शोज़ वगैरह भले वो किसी के साथ, लेकिन जब उनकी फिल्म आती थी वो अमित जी कोशिश करते थे कि वो आदेश श्रीवास्तव को मिले, जी जी और वो गाने हिट होते थे। जी आफ्टर जुम्मा चुम्मा अगर मैं कोई गाना स्टेज पे गाता हूँ तो सारे आदिश जी के, जी जी बस ऑफकोर्स विजू शाह ने भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ वगैरह थे, लेकिन उनका अगर स्वभाव देखे तो मस्त मौला थे। कौन? आदेश श्रीवास्तव। जी बेसिकली ही वॉज अ रिदमिस्ट, ड्रमर थे। जी और जब वो म्यूज़िक डायरेक्टर बने तो मैं खुद परेशान हो गया, ये हारमोनियम इतना अच्छा कैसे बजा लेते हैं, इतना अच्छा कैसे। और वो जो भी करते थे ना धुन, अमित जी को पहली हियरिंग में ओके बोलते थे अमित जी। और ऑफ कोर्स बहुत अनफॉर्चुनेट कि वो जल्दी चले गए, वरना मुझे लगता है मुझे और 4-5 हिट तो मिल जाते। जी जी और अमित जी को भी एक इंस्पिरेशन, यार आदेश है, मुझे अभी भी डांस करना है। जी जी जी। सो सुदेश जी, जो लाइव जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े लाइव कॉन्सर्ट है, आप तो दुनिया भर में जाते हैं, सो कितना आसान और कितना डिफिकल्ट आपके लिए होता है अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ें एक ही गाने में प्रोजेक्शन करना? वो तो इनहेरेंट होगा तभी होता होगा, नहीं तो उसमें तो कोई वो नहीं है। तो किस तरीके से हाउ यू मैनेज, बिकॉज मैंने आपका एक शो देखा है, आप बहुत इंगेज करते हैं ऑडियंस को, जी जी। वो किस तरीके से? ये सारा देखिए, ये जब मैंने 80s में शुरू किया तब मैं ऐसा नहीं था ना, मैं भी सीधा माइक लेके वो डायरी लेके गाता था। ये सारा ना ओवर द इयर्स जो रियाज होता है, जी मतलब बड़े बड़ों को फॉलो करना। और मैंने एक हमेशा चीज़ की, मैं कभी वैनिटी या ग्रीन रूम में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मेरा नाम अनाउंस होगा तब साहब जाएंगे, वो वाला मैंने एटीट्यूड कभी नहीं। वो नया बच्चा हो या मेरे से सीनियर हो, मैं विंग्स में बैठ के ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे मैं किशोर दा को ऑब्जर्व किया करता था। तो उसमें से कलाकार जो ना, कला है ना, कभी होता है कि मैंने सीख लिया, ये डिग्री नहीं है कोई, जितना आप करोगे उतना। और हर 45 ईयर्स के बाद भी हर शो से पहले मुझे फिक्र रहती है आज कैसी ऑडियंस होगी। तो एवरी शो इज़ अ फर्स्ट शो। और अब वो कर के ना नेचुरली, पहले मैं गाने गाता था, अब मैं गाने परफॉर्म करता हूँ। और पहले मैं गाने सुनाता था, अब मैं उनकी आंखों में देख के गाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई गाना चाहता हूँ, ये जो मोहब्बत है, और वो मैं सोचा हूँ मेरे म्यूजिशियन रहे, अचानक कोई बोलता है यार ओ साथी रे, तो मैं ये नहीं बोलता नहीं हमारी लिस्ट में ये जो होता, तो मैं सिर्फ मेरे कीबोर्ड वाले को देखता बड़ा ला 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 ला, वो आदमी तो पूरा बोले यार ये मेरे लिए गा, और ऑडियंस भी बोलती यार ये हमारे लिए शो कर रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं गाते निकल जाते, वो जो कनेक्ट है ना वो एक्सपीरियंस से हुआ। और अब लोगों को पता है कि हम जो बोलेंगे ये करेगा, तो मुझे भी वो ऐसा ऑन टोज रहना पड़ता है। और फाइनली ना, घर में आप कितना भी रियाज करो, मैं सबको बोलता हूँ, आप सिर्फ गुरुजी के पास नहीं, अगर आपको मौका मिले ना, कोई बोले अरे गाना सुना, तो नहीं मैं, एक आदमी बंदा भी बैठा तो गाओ। तो आपका पहले तो क्या होता है ना, ये जो फियर फैक्टर है ना, स्टेज फियर, वो जब निकल जाता तो आधी लड़ाई आप जीत जाते। वो ऑफकोर्स इन लोगों के, लता जी, आशा जी, किशोर दा, बच्चन साहब, जितने, अमजद भाई, शक्ति कपूर जी, मतलब इनके आशीर्वाद मिले हैं मुझे। और
मैं वही सोचता हूँ कि ना ये अभी जैसे होता ना कि हो सकता है अभी आप मुझे बोले अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कुछ सुना और वो आवाज़ ना निकले, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो वो मेरे जहन में हमेशा है। तो कभी भी ना अगर थोड़ी हवा गई भी ना तो इतने होल तैयार हो जाते हैं फिर निकल जाती है 2 मिनट में। हाँ वही। क्योंकि कई लोगों को ऐसे उड़ते हुए पटक के गिरते हुए देखा है। एंड मुझे कभी कभी मेरी बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है सुदेश जी, क्योंकि वी डोंट सेलिब्रेट आवर एल्डर्स। और आजकल मैं कई रियलिटी शोज वगैरह में भी देखता हूँ कि आपने ओरिजिनल से अच्छा गाया है। ये जो एक नया पैटर्न जो आया है कि ओरिजिनल से अच्छा गाया है, मतलब आप किनका कंपैरिजन कर रहे हो, डायनासोर का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं ना, मतलब तो उस तरीके से मुझे थोड़ा सा आपका क्या टेक है मॉडर्न। नहीं, अभी क्या है ना, एक साबुन है जी वही साबुन मेरे पास भी है, वो सेम साबुन आपके पास है। जी आपका कवर कितना चमकीला है उसके ऊपर से आपका साबुन खरीदेंगे, मेरा नहीं खरीदेंगे। मैंने क्योंकि सिर्फ एक प्लास्टिक में इसको बांध के रखा। तो आज का जो वक्त है ना पूरे वर्ल्ड में वो पीआर का है, सोशल मीडिया का है। मतलब आप अपने आप को कैसे बेचते हो जी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अजीज़ साहब मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो सुदेश भाई कितनी सही बात की, आपका टैलेंट और आपका मार्केट वैल्यू 2 अलग चीज़ें हैं। वो उस वक्त मेरी समझ में नहीं, आज समझ में आया क्योंकि मैं गांव-गांव घूमता हूँ, हर कलाकार जी पूरे वर्ल्ड में। तो मैं देखता हूँ कि सुदेश भोसले से 100 गुना ज़्यादा टैलेंटेड कलाकार वहाँ उस गांव में, लेकिन बेचारे के पास मुंबई आने तक के पैसे नहीं। जी जो बड़ा है, नाम है, उसकी नहीं, मैं टैलेंट की कदर करता हूँ। जी। लेकिन अब ऐसा है ना कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं उसके ऊपर से आपका टैलेंट जज किया जाता है। जी जो बुरा है लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते और ये ऐसा ही होने वाला है। तो दिमाग को तकलीफ ना हो तो जस्ट एक्सेप्ट इट, अपनी मेहनत करते रहो, जी ऊपर बैठा है देने वाला। जी। माता जी और पिताजी ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब आपने जैसे जैसे सक्सेस मिली उनका रिएक्शन हाँ, क्या रहा? तो बिकॉज माता जी तो मम्मी डैडी मेरी बहनों को लगता था ये तो बहुत शर्मीला बच्चा है, बहुत मैं ऐसे डरा हुआ बैठता था घर में, किसी से बात नहीं करता। और जब ये मैं किसी के फ्रेंड की पूजा में, किसी के बर्थडे में करने लगा, फिर स्टेज पे करने लगा, तो किसी को नहीं मालूम, उनको लगता था मेरे साथ मेरा बेटा पेंटिंग ही कर रहा है। स्टूडियो से आने के बाद पूरा वो कलर वलर कल घासलेट मिट्टी का तेल केरोसिन से पोंछ के नहा के फिर मैं थोड़ा अच्छी शर्ट पहन के शोज करने जाता। फिर कुछ लोगों ने बोला अरे आपका बेटा क्या करता है मालूम है? बोले नहीं, वो तो मेरे साथ स्टूडियो में रहता है, ज़रा आ जाओ, परसों उसका शो है, आप देख। क्या मतलब शो कर दे? तो दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में अंधेरे में चुपके से मेरे मम्मी डैडी आए और उन्होंने देखा मेरा बेटा सुदेश जब आता है तो लोग खुश हो रहे हैं, सब कुर्सियाँ ठीक करके मतलब अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध के बैठे, और ये एस.डी. बर्मन कर रहा है, अमिताभ बच्चन कर रहा है। बोले यार ये कब से? फिर धीरे धीरे कहते ना पिताजी का मन परिवर्तन हो गया, उनको हिंदी गाने अच्छे लगने लगे। फिर वो बड़े क्या ना फख्र के साथ, पता है मेरा बेटा कितनी आवाज़ों में गाता है। फिर मेरे हर शो में वो आने लगे, पहला रो, पहली सीट। ही वॉज वेरी प्राउड और बहुत खुश थे फिर। कितना ब्यूटीफुल। और उन्होंने जुम्मा चुम्मा का सक्सेस भी देखा। और वो कितनी मतलब भगवान बहुत मतलब जितना भी भगवान को थैंक यू करें कि पिता जो पोस्टर किया करते थे और बेटा उनको सक्सेस देख के गए। आई मीन दैट इज द, मैं वही बोलता हूँ, बहुत से लोग होते हैं ना जो माता पिता के जाने के बाद अच्छा उनका सपना अधूरा रह जाता है। जी। और मैं वो भी कह रहा हूँ कि मम्मी डैडी गुजरने के बाद भले हम लोग पूरे गांव को खाना खिलाएं, उनके पुतले बनाएं, मुझे ये पता है कि उनके जिंदा होते हुए मैंने उनकी बहुत सेवा की। जी सुदेश जी, यू आर सो ब्लेस्ड। जितने भी नाम हैं अमित जी, मतलब ये सब ड्रीम वाले नाम है सर। बिल्कुल, ये सब सपना देखने वाले नाम हैं। लता जी, आशा जी। यूएस में मुझे किसी ने बोला अरे सुदेश भोसले जी तो आशा भोसले जी के भतीजे हैं। तो मैंने कहा अगर ये बोला भी जा रहा है ना, तो आप सोचें कि गॉड इज सो काइंड कि उनकी टैलेंट से अगर दूसरा आदमी टैलेंटेड नहीं है तो नहीं जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो आशा जी का बता रहा हूँ कि मैंने पहला शो जब
आशा भोसले आर डी बर्मन नाइट में जब किया ना, जी तो इंडियन एम्बेसडर पूरी पब्लिक, अरे इस बेटे को इतने साल कहाँ छुपा के रखा था, क्योंकि भोसले, तो नहीं मेरा बेटा नहीं, ये तो सिंगर है बॉम्बे। जी तो उस वक्त बहुत शोज होते थे जी आशा जी के लाइव शो 80। तो बाद में वो बोली मैं परेशान हो गई हूँ, अब मैं बोलती हूँ हाँ मेरा बेटा है, तुम भी बोलना मेरे बेटे हो। उसके बाद आशा जी कई शोज में अनाउंस करती थी, अभी जो कलाकार आ रहा है बचपन से मस्ती करता है, इसकी नकल कर उसकी नकल कर। मैंने बोला क्लासिकल सीख, तो सीखा नहीं, अब बड़ा हो गया, अमिताभ बच्चन के लिए गा रहा है, आ रहा है मेरा बेटा सुदेश। जी वाह। आशा जी खुद बोल, और फिर मैं उनके पैर छू के हम लोग डुएट गाते, तो लोगों को अरे माँ बेटा गा रहे, अरे वाह, जाने जा हाल कैसा जा। तो ये ब्यूटीफुल। और मैं ये बता दूं, जैसे ऑफ कोर्स किशोरदा लता जी तो नहीं रहे, लेकिन आज भी आशा जी का फ़ोन आता है तो आज भी मुझे उतनी ही एक्साइटमेंट होती है जैसे एक फ़ैन जिन्होंने कभी आशा जी को देखा नहीं। उनसे मैं बात करता हूँ तो मुझे भी लगता है अरे आशा भोसले मुझसे बात, या अमित जी को कभी मिलते तो मैं उतनी ही एक्साइटमेंट से मिलता हूँ जितना मैं पहले दिन मिला था, जी क्योंकि वो उस स्थान पे है। जी 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 और वो वी आर वेरी ब्लेस्ड। जी। एंड लता जी के बारे में भी, क्योंकि आप लता जी के साक्षात, साथ, लता जी ने बड़े मतलब गौर के साथ, मतलब प्राउडली कहता हूँ, कनाडा के इंटरव्यू में कहा था जब भोसले मेरे साथ होते हैं मुझे किसी मेल सिंगर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं वही, आपने लता जी का जिक्र किया, मुंबई के अंधेरे स्टेडियम में एक शो हुआ था शिव उद्योग सेना, तो मैंने गाया प्यार हुआ एक, तो लता जी ने मुझे ऐसे देखा और मैं डर गया कि मुझे लगा मैंने कुछ गलती की, बेसुरा हो गया मैं, और अब मुझे डांट पड़ेगी। तो मैंने वो कोरस के जो सिंगर्स थे ना, लेडीज़ और वो थे, उनकी तरफ देखा क्या, तो बोले नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि लता जी के साथ खड़े रहना बहुत। तो गाना ख़त्म होने के बाद क्या बोला लता जी ने, सुदेश जी हर किसी की आवाज़ में गाते हैं, अभी इन्होंने बिल्कुल मन्ना दा की तरह गाया और मैंने बिल्कुल लता मंगेशकर की तरह गाया। जी जी। तो वो उनका भी ह्यूमर, और जैसे उनका बड़ापन देखिए, यूएसए में एक जगह हम लोग का फ्लाइट लैंड हुई जी और लता मंगेशकर जी, उषा जी, मीना जी, हृदय सब चले गए, हमको लगा उनकी फैमिली। तो मैं ना म्यूजिशियंस के साथ और अनिल मोहिली जो उनके कंडक्टर, उनके सागर किनारे दिल ये ऐसा करते मैं फ्लाइट से बाहर निकला तो वहाँ एक बड़े बड़े पोल्स थे, पिलर्स, तो पिलर के पीछे से आवाज़ है, तू जो नहीं तो मेरा, सॉरी दीदी सॉरी, कोई नहीं है हो, कितनी छान बनवले ना पंचम ने। तो मैं बोला यार, मतलब क्या ज़रूरत थी उनको, मेरे ही सुर में उन्होंने गाना कंप्लीट। तो कहते ना यो एक एक जैसे मैं थोड़ी हिम्मत बड़ी, अच्छा मैं उनके शो में ना जुम्मा चुम्मा नहीं गाता था। अच्छा। मुझे लगता कि लता जी के, फिर मैं ना एक आइटम करता हूँ जब मैं छोटे छोटे बच्चों को बुला के ना इना मिना डिका या रंग बरसे करो, तो उन्होंने मैसेज भेजा अनिल महल, भोसले को बोलिए वो बच्चों को बुला के जो करते हो कर सकते हैं। तो बोला अरे वाह वेरी गुड। फिर उन्होंने बोला उनको बोलना जुम्मा चुम्मा भी गा सकते हैं। तो मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई, तो मैंने उनको बोला हम लोग वो गाना करें कि ये कहाँ आ गए हम, अरे हाँ मैं तो कर ही नहीं सकती क्योंकि या तो बच्चन साहब चाहिए तो और कोई कर। तो अनिल मोहिनी जी ने था और 25,000 का क्राउड, और मैं और मेरी तन्हाई, पब्लिक और लता जी कहते वाह क्या बात है। उसका एक आखिरी, तो वो जो उनका वाह क्या बात है वो ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड। जैसे उसका आखिरी, मजबूर ये हालात इधर भी उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक, है ना, मतलब ये जी जी जी। तो ये ऐसा है। तो और आप लेजेंडरी, बिकॉज कुछ चीज़ें देखो, मेरा फैन मोमेंट है आपका, बहुत टाइम मेरा तो फैन मोमेंट रहेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने। नहीं लेकिन सर कुछ चीज़ें हैं जो साक्षात आपकी आवाज़ में मैं सुनना चाहूँगा। जैसे एक तो आप राजकुमार जी का पूरा गाना, मतलब सौदागर में आपने परफॉर्म किया, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तो बेसिकली ये सब, अच्छा मैं वो
मिठुन दा के लिए एक गाना गाया था। जी। तो उसमें मिठुन जी की आवाज़, मतलब एनीवे तो फाइनली सब दिग्गजों ने करवाया मुझसे। और जितना आपने दिया है और आगे जितना देते रहेंगे, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक यूनिवर्सिटी की तरीके से, आप जिस तरीके से आपने इतने लोगों के साथ काम किया और इतना बेहतरीन मुझ जैसे और हज़ारों मेरे जैसे लोगों को इंस्पायर किया टू कम इन द ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच सुदेश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मज़ा आया। नहीं, आपसे भी बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। बाय द वे, कॉफ़ी अच्छी थी, गर्म थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे सुदेश भोसले जी और उनकी शानदार जर्नी। एक ऐसी आवाज़ जिन्होंने अमित जी की आवाज़ को जीवंत और कहीं ना कहीं अमर बना दिया है। एक ऐसे फनकार जिन्होंने मिमिक्री को आर्ट बना दिया है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।